सकरी चौकी क्या है? वनदास के पास है क्या सकरी? सकरी उधर क्या खराब रूम में है क्या? अब उधर नहीं रहते, हम उधर रहे हैं इसलिए बता रहे हैं। अरवल के बारे में पूछ लिया आप, अरवल में शायद रहे नहीं हम, अरवल नहीं रहते क्या? आप ही से पूछना, इतना डरे का है, कितना बढ़िया से पूछ रहे हो, रिलैक्स हो गया। अरवल में नहीं रहे पहले, तब फिर इतना अगल बगल तो बताइए। सकरी चौक कहाँ है? सकरी चौक अरवल में बैदराबाद के पास है। बैदराबाद जानते हो? बैदराबाद जानते हो? हैं? नहीं जानते, नहीं रहिए, झूठ बोलते, अरवल में तुम नहीं रहते। हाँ जी, आप इधर तो सब पुराने हैं, इधर इसका भी तो नहीं कहता। नाम आपका गया था दिव्या। अच्छा, ग्रुप में आप लोग खूब बातचीत करते हैं। मैं ग्रुप में आके हम देख रहा हूँ कि कुछ लोग रूम के बारे में पूछ रहे हैं, रूम कहाँ मिलेगा अगर में, है ना? तो ठीक है, ग्रुप में केवल पूछा जाए कि क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ग्रुप में पूछा जाए कि क्लास नहीं पता चल रहा है तो क्लास होगी नहीं होगी, ये मैसेज होना चाहिए। रूम बगल बगल में कुछ पता है किसी को बता दो, अच्छा आज हमको जहानाबाद जाना है, पैसेंजर का टाइम कितने बजे? ग्रुप इसके लिए नहीं होता है, नहीं, ग्रुप होता है क्या कि आप उसका इस्तेमाल पढ़ाई के लिए करें। कोई बात नहीं, राय है, दबाव नहीं, आप कर सकते हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। यदि आप अपना रूम ढूंढिएगा तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, ढूंढ सकते हो, उस पर भी ट्रेन के टाइम भी पूछ सकते हैं, लेकिन मतलब उसका पढ़ाई के उपयोग किया जाए। बाकी रूम मिल जाएगा जिनको रूम चाहिए। अगल बगल में काफ़ी सारे गर्ल्स बॉयज हॉस्टल हैं, यहाँ तक कि 5 स्टार हॉस्टल है बगल में, हॉस्टल जिसका नाम है 5 स्टार। वहाँ के लड़के हमको मिले तो बोले कैसा है, बहुत पैसा लग रहा होगा, पर नहीं सर, 5,000 में खाना रहना, दोनों ही खाना। सर मत पूछिए सर, जेल से तब तक खाना मिल रहा है, अभी जेल का खाना तुमको कैसे पता है? बोला सर मान लीजिए कि तो घटिया खाना है। हाँ, उधर नाम है 5 स्टार, तो आप लोग ले लीजिएगा, मिल जाता है ना? रूम का दिक्कत नहीं है इधर। हाँ, लेकिन एक दिक्कत यही रहता है कि थोड़ा कॉस्टली मिलता है। इस इलाके में जो रूम मिलता है वो थोड़ा सा ज़्यादा पैसे लगते हैं उसके। 3,000 में तो सिंपल रूम आपको मिलेगा, जिसमें खाली रूम रहेगा, तो उसमें वेंटिलेटर और खिड़की भी नहीं है। अगर वेंटिलेटर खिड़की वाला मिल गया रूम 4,000 बस रूम है, और रूम के साथ अटैच में कुछ ले लिया तो 6,000 कम से कम, आगे साथ ही है तो 6,000 में मिल जाए। तो मैं तो कहूँ कि 4 लोग अगर हैं तो मिल जाइए, 4 लोग रूम पार्टनर कर दीजिए और सब लोग 4,000 रुपये खर्च कर दीजिए तो 16,000 में बहुत बेहतरीन 2 रूम का फ्लैट, हवादार, पूरा बालकनी वाला मिल जाए। एक पे शिफ्ट ले तो पोस्टल से तो बढ़िया मुझे लगता है वही हो, ये जो एक करके लेते हैं सिंगल आप लोग, तो उससे 4,000 इकट्ठा कीजिए, 3,000 करिए तो 12,000 में ठीक ठाक फ्लैट इस इलाके में आपको मिल जाए। तो 4 लोग इकट्ठा होकर ले लीजिए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। क्या सही बात है कि नहीं? और खाना बनाने वगैरह में भी टाइम मान लीजिए खुद नहीं बनाना चाहते तो हॉस्टल का खाना से तो बढ़िया कुक, जो कुक रखिएगा, एक कुक रख लीजिए। कुक कितना है, एक टाइम में खाना रखना या 2 टाइम में खाना को ले कितना, 2,500 रुपये 3,000 रुपये ले लेगी आके, 3,000 रुपये में तो 4 लोगों को कितना पड़ेगा? 6,24 700 रुपये लगभग पड़ेगा, तो कितना हो गया? 4,700 रुपया। 6500 से कम में हॉस्टल खाना नहीं खिलाता रख गया। कोई हॉस्टल में रहे खाना खिलाकर कितना देता है? 6500। अब क्या हो गया? 4,700 हो गया। अब अगर नमक तेल हल्दी और तेल है, ये सब कितना में सब्जी खर्च जाता है? टोटल चारों मिल के करिएगा तो सब पर मान लीजिए 1,000 रुपया हो जाएगा। जिसके घर में अनाज उनाज होता है खुद मंगवा लेगा, घर से चावल दाल वो भी नहीं खरीदना पड़ेगा। तो कुल मिला के देखिए तो 6500 से कम पैसे में आपके आंखों के सामने खाना बनेगा, जबरदस्त फ्लैट में रहिएगा, किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शन नहीं, अब बेहतर रहेगा। ऐसा मुझे लगता है करना चाहिए। और अब इतने में श्योर हो गए कि रूम पार्टनर से लड़िएगा, थोड़े कुछ लोगों का पार्टनर से नहीं बनता है, मारा पीटी हो जाती है ना? तो आप लोग अब उम्र आपका ऐसा नहीं है कि आप लड़िए, इतना तो अंडरस्टैंडिंग है ना? और आप तो मेरे पुराने विद्यार्थी हैं, है ना? आप बहुत पुराने विद्यार्थी हैं। 2018 में आप हमारे पास 2024 है ना, इलाहाबाद नहीं कानपुर स्टेशन पे आप मिले थे मुझसे, उससे ही पहले हमसे आप पढ़ते थे पैरामाउंट नहीं, ये हमारे 2016 के विद्यार्थी है नहीं, क्या नाम है आपका? अमरजीत। ये बहुत रियल मेरे पुराने विद्यार्थी, बाकी तो हमारी बात आप जानते ही नहीं, इनसे मेरा फीडबैक ले सकते हैं। शुरू से बताओ सर, 16 से 17 से जुड़े तब से बताओ सर का क्या रहा है,
करके आपको अभी टेस्ट चेक कहीं क्या हो पाओगे आपका। चलिए शुरुआत करते हैं। कल से आपका सुनो प्लीज बात नहीं करें, ये सब ऐसे ही बात इसलिए कर लिया कि आप मुझे पहचान जाए कि हम कैसा बोलते हैं, कैसा चलते हैं, क्या नेचर हमारा है। हमारा नाम रजनीश कुमार है, हम भूगोल इस क्लास में पढ़ाएंगे। रात को लाइव लेते हैं तो हम हिस्ट्री भी करा देते हैं, साइंस के भी क्वेश्चन करा देते हैं, पॉलिटी के भी करा देते हैं, और करंट अफेयर का भी फोटो लगा लगा के सीरीज ला रहे हैं ताकि आपको पढ़ने में इजी हो जाए, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है, उससे थोड़ा सा बढ़ता है भीड़, है ना। तो सारा विषय में आपको हम पूछिएगा, सवाल तो हेल्प करेंगे, लेकिन मूलतः हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे आपको। कल से नई क्लास की शुरुआत करेंगे हम ज्योग्राफी में, ठीक है, नया चैप्टर। लेकिन आज हम कुछ बचा हुआ चैप्टर उसको शुरू करेंगे। हम जो पढ़ाएंगे हम कहीं से भी पढ़ाएंगे, आपको समझ में आएगा, इसकी गारंटी, ठीक है। हेडिंग डाल दीजिए छोटा नागपुर का पढ़ा, इलेक्टिव छोटा नागपुर इलेक्टिव रीजन पढ़ा रहे हैं, इलेक्टिव रीजन पढ़ा रहे हैं। बात देखिए प्लीज, आपको तो हम जोड़ी तोड़ देंगे, आप इधर आ जाइए, पास उठिए। क्या नाम आपका है? अनु, क्या नाम है जी? आप इधर बैठे, आ जाओ तो इनके साथ आओ, आ जाइए इनके साथ आप आइए। हम जानते हैं कि आप रुकने वाले आप लोग नहीं, आप यहाँ आइए, आप जहाँ जाना हो जाइए, पर वहाँ से आ जाइए। जहाँ बात होगी हम सीट चेंज करवा देंगे, दोस्ती चल रहा है, दोस्ती तोड़वाने का काम है। कोई बात नहीं, तो लानिनो सही बात है, इतना बीच में ला दिया हमको, वहाँ समझना ही मुश्किल हो जाएगा। एलियन समझ आ गया? ऐसा करते हैं कि एलियनो को फिर से समझा दें, इससे सबको समझ में आ जाएगा, क्लास का जो बीच का हिस्सा होगा नहीं। चलिए एल नीनो और ला नीनो, बात कोई नहीं करिएगा, जहां दिक्कत होगा हमसे पूछिएगा, बात नहीं प्लीज। एल नीनो और ला नीनो, ये दो सिद्धांत है, इनका प्रभाव पड़ता है मानसून के ऊपर। आप भले ही पढ़े ना हो इस चैप्टर को, लेकिन ये सुना होगा आपने कि एल नीनो और ला नीनो का प्रभाव मानसून के ऊपर पड़ता है, ऐसा सुना होगा आपने। इसके बारे में हो सकता है कई लोगों को पता भी हो, लेकिन कई लोग तो सुने हों, कई लोग ऐसे भी होंगे जो एल नीनो और ला नीनो टर्म अभी सुनिए रहे होंगे कि पहली बार इस टर्म को मैंने सुना है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। जिसका विषय शुरू से साइंस रहा है वहाँ सुने, तो जरूरी भी नहीं कि आप इस टर्म को सुन कर रखिए, पहले से सुने हैं तो अच्छी बात है, जानते हैं तो और अच्छी बात है। एल नीनो और ला नीनो का मानसून पर प्रभाव पड़ता है। मानसून के बारे में 2 मिनट बता देता हूँ कि मानसून एक मौसमी पवन है, एक सीजनल विंड है। मौसमी पवन इसलिए कहते हैं कि मौसम के अनुसार ये अपनी दिशा और प्रकृति को बदल लेता है, डायरेक्शन और नेचर को बदल लेता है। ऐसी हवा, ऐसी विंड जो अपने नेचर और डायरेक्शन को मौसम के अनुसार बदल दे, उसे मानसून कहते हैं। बात खत्म है। सीजनल विंड उसी को बोलते हैं जो सीजन के अकॉर्डिंग अपने डायरेक्शन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। एकदम क्लियर है। आप जानते हैं कि भारत में मानसून गर्मी और जाड़े के दिनों में अपना डायरेक्शन चेंज करता है। गर्मी के दिनों में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर मानसून प्रोसीड करती है, और जाड़े के दिनों में उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर चलती है। गर्मी में मानसून की हवा जो है, मानसून एक हवा है, विंड है, इस विंड का डायरेक्शन गर्मी के दिनों में कोई और जाड़े के दिनों में कोई और। डायरेक्शन तो अलग अलग है, नेचर भी अलग है। गर्मी वाला जो मानसून है वो काफी वर्षा कराती है भारत में, लेकिन जाड़े के मानसून से पूरे भारत में वर्षा नहीं होती, केवल कोरोमंडल तक में वर्षा होती है। क्लियर है? तो ये मानसून एक हवा है जो साल के 6 महीने या किसी एक मौसम में अलग डायरेक्शन में और किसी एक मौसम में अलग डायरेक्शन में चलती है, उसे मानसून कहते हैं। क्लियर है? मानसून जाड़े के दिनों में दक्षिण पश्चिम से, साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर चलती है, और जाड़े के दिन में नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर चलती है। डायरेक्शन तो चेंज करते हैं, साथ साथ वो अपने नेचर को, प्रकृति को भी बदल लेती है। नहीं, गर्मी के मानसून में काफी
ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है। ह्यूमिडिटी समझते हैं, हवा में नमी की मात्रा। मॉइस्चर प्रेजेंट इन एयर इज नोन एज ह्यूमिडिटी। समझ में आ रहा है बात? ह्यूमिडिटी का मतलब समझते हैं आप? सफोकेशन जब होने लगता है गर्मी के दिनों में, अभी गर्मी है बहुत ज्यादा, मान लीजिए अब खूब तेज बरसात हो गई और हवा बंद और कमरे में लाइट भी चली गई, मान लीजिए किसी कारण से हमारा इन्वर्टर सब खराब हो गया और आपको 1 घंटे उसी में पढ़ना है, तो क्या बोलते हैं सर बहुत सफोकेशन हो रहा, छोड़ दीजिए। तो सफोकेशन, उमस जो शब्द सुने हैं आप, ये ह्यूमिडिटी के कारण ही होता है। हवा में ऑक्सीजन की मात्रा कमने लगता है, जो ऑक्सीजन आपके नाक तक आना चाहिए तो उतना आता नहीं, तो सांस लेने में दिक्कत, तो पूरे बॉडी को परेशानी, पूरे बॉडी को परेशानी, तो पूरा पसीने से तर-बतर हो जाएंगे, आपको ज्यादा एनर्जी खर्च करना पड़ेगा बैठने के लिए, काम करने के लिए। ह्यूमिडिटी वही होता है कि जब हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाए, हवा गर्म हो तो उतना तकलीफदायक नहीं होती जितना उसमें नमी की मात्रा आ जाए तकलीफदायक होती है। हवा सूखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं, पर चेहरा जलेगा, लेकिन जब ह्यूमिडिटी आ जाती है हवा में, तो उसमें क्या होता है कि आपके शरीर को तकलीफ होता ही है, साथ ही साथ कंडीशन होता है मक्खी और मच्छर के पैदा होने का, और खतरनाक मक्खी जैसे सीसी मक्खी हो गया, क्यूलेक्स मच्छर हो गया, इस तरह के मच्छर और मक्खी पैदा होते हैं और कई प्रकार की बीमारियों के कारण नहीं बनते हैं। जिस इलाके में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है वहाँ लोग उस प्रदेश को बीमारियों का प्रदेश कहते हैं। जैसे इक्वेटोरियल रीजन, धरती के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है उसको क्या बोलते हैं? इक्वेटर बोलते हैं, इक्वेटोरियल रीजन बोलते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में पूरे साल बारिश होती है, पता है ना आपको? वहाँ जाड़े का कोई मौसम नहीं होता। धरती के बीचों बीच से जो लाइन गुजरती है 0 डिग्री, उसी को हम इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटोरियल रीजन में नियम है सुबह के 8 बजे से लेकर दिन के 2 बजे तक बहुत तेज गर्मी होती है, बहुत तेज, ऐसी गर्मी कि आपका चेहरा जल जाएगा, पेट ब्लैक हो जाएंगे, बाल घुंघरालू हो जाएगा, क्रिस्गेल और ग्रानलारा और रसेल टाइप का, देखा है? बीच में रखा हुआ है व्हाइट कलर का, देखा है रसेल है। इसके बाद बड़ी आशा थी कि केकेआर को जिता देगा, लेकिन अंतिम में रिंकू सिंह चल गए, ये तो हारे हुए ही मैच थे। नहीं, बहुत अच्छा लगा उस मैच को देखकर, मैं बहुत एंजॉय किया, मुझे लगता सपोर्ट किया मैच जैसा होना चाहिए। अंतिम में 6 बॉल पर 6 छक्का वाला रोमांच लगेगा, अगली बार पता नहीं छक्का 6 नहीं लगेगा तो हार गए मैच। अंतिम में अगर जो लोग केकेआर की तरफ से नहीं, वो भी केकेआर की तरफ से हो गए, नहीं हाँ वही गंगा पार ही हो गया। खैर एंजॉय करना चाहिए लाइफ में, लेकिन अपना एक होमवर्क भी, टारगेट भी सेट करना चाहिए, हर वीक का, हर डे वो कंप्लीट हो जाए तो आप आईपीएल का मैच देखिए, फिर देखिए, कोई पूछने आपसे नहीं जा रहा। सफलता पाने के बाद कोई किसी से नहीं पूछता कि तुम क्या पढ़ सब करता है, नहीं पढ़ने में होनहार था, पढ़ाई करता था, कुछ भी पढ़ लीजिए सफलता नहीं मिलती तो 50 सवाल हो जाएंगे, पढ़ता नहीं है। 3-4 बार तो गांधी मैदान मोना सिनेमा के सामने देखा गया, कई बार तो पीएम मॉल में भी देखा किसी के साथ, और गाँव में तरह तरह की बातें आपके बारे में चलेगी, है ना? 2-3 साल के अंदर चलना शुरू हो जाएगा, समझ जाइए क्या चाहते हैं आप, पढ़ना चाहते हैं अभी गांव में चर्चा आपकी। तो चलिए, तो मैं कह रहा था कि इक्वेटर पे पूरे साल क्या होती है? गर्मी, ठंडी का कोई मौसम ही नहीं होता है। जितने भी देश, ब्राजील है, क्यूबा है, क्यूबा से थोड़ा ऊपर हो गए, ब्राजील है, कांगो है, जमैका है, इसके बाद आ जाइए आप सोमालिया है, सिंगापुर है, इंडोनेशिया है ना, मलेशिया उसी के आसपास है, जितने भी देश इसके आसपास हैं उन सब में क्या होता है? पूरे साल वर्षा होती है, शाम को 2 से 4 के बीच और 8 बजे से लेकर 2 बजे के बीच भयानक गर्मी होती है, यही मौसम है। तो देखिएगा कि पूरा प्रदेश बीमारियों का प्रदेश, पूरा प्रदेश में क्या होता है भैया? एक मक्खी पाया जाता है, सीसी मक्खी, जिससे स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होता है, प्रोटोजोआ से होता है बीमारी है, प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी पढ़िएगा तो स्लीपिंग सिकनेस हो गया, मलेरिया हो गया, फलेरिया हो गया, काला जार हो गया, ये सब किससे होता है? प्रोटोजोआ से। मलेरिया भी होता है प्रोटोजोआ से। तो प्रोटोजोआ में एक बीमारी है स्लीपिंग सिकनेस, जो सीसी मक्खी काटने से होता है। सीसी मक्खी मेनली कहाँ पैदा होता है? मेनली पैदा होता है इक्वेटोरियल रीजन में। क्लियर है? आपने सुना होगा कि अफ्रीका के इक्वेटोरियल रीजन में एक हवा चलती है हर्मटन, एक हवा चलती है आप सिंपली अभी समझिए कि हर्मटन क्या है,
हरबटन के चलने से लोगों का तबीयत ठीक होने लगता है, तो ह्यूमिडिटी कम हो जाता है। इसीलिए हरबटन को डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं। इसीलिए हरबटन को क्या बोलते हैं? डॉक्टर विंड। भैया आता है तो ह्यूमिडिटी कम कर देता है, जिससे कई प्रकार की बीमारियों से लोगों को छुटकारा मिल जाता है। इसीलिए उसको क्या बोलते हैं? डॉक्टर विंड कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो भैया हम लोग यहाँ आने वाले नहीं थे, ये बता रहे थे कि नेचर हवा चेंज कर लेती है मौसम के अनुसार। गर्मी में जो हवा आती है, गर्मी में जो मानसून की हवा आती है, वो समुद्र से धरती की ओर आती है। अब कोई हवा समुद्र से आएगी, गर्मी में आ रही है तो गर्म है, और दूसरा समुद्र से आ रही है तो गर्म हवा के अंदर प्यास ज्यादा होती है, तो पानी ज्यादा पिएगा। तो जब समुद्र से होकर आएगी तो क्या होगा? पानी ह्यूमिडिटी को समुद्र से लेके आएगी, और जैसे ही भारत में प्रवेश करेगी तो सामने में पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट है, उससे सामने आकर उस पर पार करने की कोशिश करती है, और फिर क्या होता है? वर्षा कराना शुरू कर देती है। तो गर्मी के मानसून में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, लेकिन जाड़े के मानसून में ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वो जमीन से आती है। क्लियर? उससे वर्षा भी केवल कहाँ होती है? कोरोमंडल तट, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु के पूर्वी तट पर। क्लियर है? तो ये जो मानसून हर साल भारत में आता है, उसको प्रभावित करता है एल नीनो और ला नीनो। ये दोनों अलग अलग चीज है भाई। एल नीनो भी प्रभावित करती है, लेकिन एल नीनो मानसून को, इंडियन मानसून को, ऑस्ट्रेलियन मानसून को एल नीनो निगेटिवली इफेक्ट करता है, लेकिन जो ला नीनो है वो पॉजिटिवली इफेक्ट करता है। ला नीनो क्या करता है भाई? पॉजिटिवली इफेक्ट करता है इसको, मानसून को, इंडिया के मानसून को पॉजिटिव प्रभाव डालता है। क्लियर है? अब बात करते हैं एल नीनो का। एल नीनो क्या है? आप सभी जानते हैं कि हर एक महासागर में जलधारा की शुरुआत होती है। हर एक महासागर के अंदर जलधारा की शुरुआत पश्चिम से पूरब होती है। प्रत्येक महासागर में जलधारा की शुरुआत किधर से होती है बच्चों? जहां दिक्कत होगा एकदम पूछना है, नया बच्चा पुराना बच्चा कोई फर्क हमारे क्लास में नहीं। हम जो टॉपिक पढ़ाएंगे उसको बेसिक से अपर लेवल तक जाएंगे, एक एक बात समझा के बताएंगे। इतनी बात जो अभी तक बोला मैंने इक्वेटर के बारे में, हरबटन के बारे में, बताइए कोई डाउट इसमें है? जहां से भी गर्म हवा सूखा हवा चलेगी, पुरानी गर्म हवा में क्या कर देगी? ह्यूमिडिटी को कम कर देगी। ह्यूमिडिटी कम होगा तो लोगों का तबीयत ठीक होगा, इसीलिए उसको क्या बोलते थे? डॉक्टर विंड। कोई भी सवाल होगा तो पूछिएगा। हर महासागर में, ये प्रशांत महासागर के चित्र हमने बनाया है, साउथ पैसिफिक ओशियन है, और ऊपर में क्या है? नॉर्थ पैसिफिक ओशियन। ये साउथ पैसिफिक ओशियन है। हर एक महासागर में जलधारा की शुरुआत जो होती है पूरब से पश्चिम होती है। हर एक महासागर में जलधारा की शुरुआत किधर से होती है भाई? पूरब से पश्चिम की ओर होती है। हर एक महासागर में जलधारा की जो शुरुआत वो किधर से होती है? पूरब से पश्चिम। एकदम याद कर लीजिए, केवल उत्तरी हिंद महासागर को छोड़कर, नॉर्थ इंडियन ओशन को छोड़ के हम जलधारा का चैप्टर अलग से पढ़ाएंगे। 2 से 3 दिन में हम जलधारा पढ़ाएंगे। आप जलधारा के चलने के कारण क्या है, हर एक महासागर की जलधारा, उसका आर्थिक प्रभाव क्या पड़ता है तट के ऊपर, सामाजिक प्रभाव क्या है, पूरी बात बताते निकले। तो भैया साउथ, इसकी होगा मतलब साउथ पैसिफिक ओशियन, दक्षिणी प्रशांत महासागर, ये उत्तरी प्रशांत महासागर। तो हर एक महासागर, चाहे उत्तरी प्रशांत हो, दक्षिणी प्रशांत हो, उत्तरी हिंद महासागर हो, दक्षिणी हिंद महासागर हो, उत्तरी हिंद को छोड़कर उत्तरी अटलांटिक हो, दक्षिणी अटलांटिक हो, प्रत्येक महासागर में जलधारा पूरब से पश्चिम की ओर ही शुरू होती है। और जब भी शुरू होती है तो कहाँ से शुरू होती है? इक्वेटर से। हर महासागर में जलधारा की शुरुआत हम रख लीजिए अभी तत्काल कहाँ से होती है? इक्वेटर से होती है, और पूरब से पश्चिम ही होती है। इसके पीछे कारण ये है, कारण है कि धरती घूमती है पश्चिम से पूरब। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। कोई भी घूमने वाला चीज पर, समझ रहे हैं ना, सुन रहे हैं ना बात? कई बार होता है क्लास में पहली बार आते हैं तो हम क्लासे देखते रहते हैं। अच्छा, डिजिटल बोर्ड भी लगा है, लाइट तो बढ़िया व्यवस्था है, एसी भी चलता है ना? तो हम लोग करते हैं, पहली बार हम भी गए थे दिल्ली पढ़ाई करने, मुखर्जी नगर में, तो क्लास में गए तो पूरी व्यवस्था थी, प्रोजेक्टर सब लगा हुआ था। हम क्लासे देखते रह गए 2-4 दिन, तब तक चारों चैप्टर माजिद हुसैन का निकल गया। माजिद सर नाम सुनोगे, माजिद हुसैन का किताब भी पढ़ते, हाथ तक होगा, हमारे गुरु हैं, वो पढ़ाए हैं। उनके क्लास में गए तो बॉल बत्ती लाइट ऐसी ही देखते रह गए। तो 4 दिन क्लास में कुछ समझ नहीं आया, समझते तब जब समझने की कोशिश, हम तो यही सब देख रहे थे।
अच्छे जूते, अच्छे शर्ट पैंट, पूरा घड़ी चश्मा जमा को डालते थे, हेलमेट को रखते थे। हम बोला कि मार्केट में हम टिक नहीं पाए। बड़े विद्वान बढ़ते ऐसा देख के लगता था कि ये लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं, ये जो सामान्य बच्चा नहीं। बहुत घबराए हुए थे हम, जब वो लौट के चले, हम लौटने का प्लान बना रहे थे। इन लोगों की भीड़ में हम टिक नहीं पाएंगे, IAS पहले लोग बने, बहुत घबराए थे। लेकिन फिर जब पहला टेस्ट दिए 4वीं क्लास तो किए नहीं बढ़िया से, पहला टेस्ट हुआ उसमें नीचे से हमारा दूसरा है, सच्चाई बात है। लेकिन हाँ अगली बार सब जीत पे आ गए, अगर टॉप तो हमें करना है। फिर उसके बाद अंतिम टेस्ट हम टेस्ट दिए, पूरा टेस्ट कभी नहीं छोड़े हम, अंतिम टेस्ट तक फर्स्ट रैंक मेरा ही रहा। बाकी दूसरे क्या लड़के सब कौन टेस्ट देते थे, वही लड़के टेस्ट देते थे जो एक बार 2 बार UPSC का मेंस दे देते थे नंबर बढ़ाने के। उनके पास नियम था कि जो उनका टेस्ट देते थे उसका 50, 60, 70 नंबर बढ़ जाता था। मतलब ऐसा टेक्निक बता देते थे टेस्ट के बाद कि 70, 80 नंबर बढ़वा ही देते थे सब। उसमें हम टेस्ट दे टॉप, अच्छा भी लगा। तो क्लास तो रहेगा, भागेगा नहीं, सबको बोल रहा हूँ, बॉल बत्ती भी रहेगा। अभी तत्काल देखना है इधर, और जो बात समझ में ना आए उसको पूछना भी ढीठ बन के नहीं। अब बाकी क्रिकेट वाला क्लासरूम था, उसमें क्या पूछते आप, हम उसमें पढ़ाए हुए जब पढ़ते थे क्रिकेट का क्लासरूम, और उसमें 200 बच्चे आते थे पढ़ने के लिए। टेस्ट होता था उसमें 200 बच्चे, UPSC का टेस्ट दिया था मैंने तो 250 बच्चे थे। और टेस्ट देते थे कितने बजे, जून का महीना, टेस्ट देते थे दोपहर, मतलब 10 बजे से टेस्ट होता था, 11, साढ़े 11 टेस्ट, 12 बजे डिस्कशन में एंट्री करते। और मेरा डिस्कशन होता था 4 घंटे, और 9 तारा जब पोडियम से जबरदस्ती तक 5 घंटे डिस्कशन करते। अकबर आ गया अगर क्वेश्चन में तो अकबर वहीं खत्म हो जाता लड़के। लेकिन हाँ ये था कि लड़के में डेडिकेशन देखिए कि सीढ़ी पर बैठ उस करकट में तपता हुआ दोपहर पसीना निकल रहा है, 4 घंटा भीड़ में से एक लड़का भागता है क्लास। ये मेरी अचीवमेंट थी, कितना गर्मी बच्चा मेरे क्लास में मेरे लेक्चर में टिक रहा है, अच्छी बात है था ना वो गर्मी होता। तो भैया हर महासागर में जलधारा की शुरुआत पूरब से पश्चिम की ओर होती है, वेस्ट टू सॉरी ईस्ट टू वेस्ट की ओर, क्योंकि धरती घूमती है पश्चिम से पूरब। बोले इसका क्या मतलब हुआ, आप कोई भी चीज घूमने वाला कोई चीज हो उस पर यदि कोई चीज आप फेंक के देखिए, कोई कुम्हार का चाक पे कोई चीज घूम रहा है, चाक दिखे ना, मेला वगैरह में देखे होंगे चाक का, उसमें सामान सटा रहता है, टाइटन का वॉच है ना, मोबाइल रेडमी का, रियलमी का या एप्पल भी ऊपर से सटा रहेगा लोगों, और बीच में रहता है सर्फ एक्सेल का पाउच, क्लिनिक प्लस, शैम्पू, लाइफ बॉय, 5 कड़ी मिलेगा 10 रुपया में, फंसाइए। जो सामान फंस गया हो क्या होगा आपका, और हम खड़ी के चक्कर में किनारे फेंकते रहते हैं। तो घूमने वाला एक फोर्स लगता है, घूमने वाले कोई बॉडी पर कोई चीज फेंकिएगा ना, जब बाहर की ओर फोर्स लगता है उस फोर्स को क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बाहर के उसको हम भूगोल में क्या बोलेंगे, भूगोल में बोलते हैं कोरियोलिस बल। भूगोल में उसे क्या बोला जाता है, कोरियोलिस बल। कोई भी घूमने वाली चीज पर कोई फेंक देते हैं तो उल्टा नहीं बाहर फेंकाता है। और एक चीज में देखे होंगे आप, जिधर वो वस्तु फेंकाएगा वो रोटेशन का उल्टा होता है। देखिएगा फेंकिएगा तो घूम रहा है, इधर फेंकाएगा, ये नियम है। और एक चीज और देखे होंगे, सेंटर से जैसे जैसे आप किनारे की ओर आ रहे होंगे वैसे वैसे फोर्स का वैल्यू बढ़ता है, बीच में सबसे कम, किनारे में आते जाइए तो फोर्स का वैल्यू क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात। तो धरती घूमती है पश्चिम से पूरब, तो पानी किधर फेंकाएगा, पूरब से पश्चिम। इस कारण से भी जलधारा की शुरुआत पूरब से पश्चिम होती है। दूसरा कारण बताया था मैंने कि यहाँ एक हवा चलती है ट्रेड विंड, 30 से 0 की ओर, 30 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश की ओर एक चलती है हवा, दोनों तरफ चलती, इधर भी चलती है, पूरे धरती पे चलती है। इसका नाम है व्यापारिक पवन। तत्काल इतने जानिए ट्रेड विंड किसको बोलते हैं, ऐसी हवा जो 30 डिग्री 30 डिग्री लैटिट्यूड से 0 डिग्री लैटिट्यूड के बीच चले, 30 डिग्री अक्षांश से 0 डिग्री अक्षांश के बीच परमानेंट पूरे साल चलने वाली हवा क्या बोलते हैं, व्यापारिक पवन, ट्रेड विंड। यहाँ पर एक ट्रेड विंड चलती है जिसका डायरेक्शन भी किधर है, पूरब से पश्चिम, दिखाई दे रहा है। तो ये भी क्या करेगी, पानी को धक्का देकर नीचे ले आएगी, पानी को धक्का देकर नीचे लेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो मतलब दूसरा कारण, कोई भी महासागर में धारा पूरब से पश्चिम चलती है, उसका एक कारण क्या हुआ, धरती घूमती है पश्चिम से पूरब। दूसरा कारण, यहाँ एक ट्रेड विंड चलती है, वो उसका डायरेक्शन पर पूरब से पश्चिम ही है, तो धारा को किधर मोड़ देती है, पूरब से पश्चिम की ओर। ये 2 कारण से जब धारा पूरब से पश्चिम
पश्चिम चलती है। दूसरा सवाल, इक्वेटर से काहे चलेगी? आप जानते हैं पूरे साल शाम को 2 से 4 के बीच पूरे साल वर्षा कहाँ होती है? इक्वेटर पर। पूरे साल वर्षा कहाँ होती है? इक्वेटर पे वर्षा होती है। तो सबसे ज्यादा पानी कहाँ मिलेगा? समुद्र में। पूरा महासागर में पूछा जाए कि प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा पानी कहाँ मिलेगा? इक्वेटर पर। तो यहाँ पर जितना सुबह 8 से 2 के बीच जितना पानी गर्मी के कारण इवोपरेट होता है उससे ज्यादा यहाँ बरसातें हो जाती है। जितना पानी वाष्प बन के उड़ता है उससे ज्यादा यहाँ पानी आ जाता है, क्योंकि रोज शाम को 2 से 4 इक्वेटर पर विषुवत रेखा पे वर्षा होती है। एकदम याद रखिए, कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होगा। मान लीजिए कि धरती के बीचों बीच जो लाइन मिले तो क्या बोलते हैं? विषुवत रेखा। हिंदी में बोलते हैं विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, और अंग्रेजी में बोलते हैं इक्वेटर। पता है ना जी? छठा क्लास में पढ़ना था कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा। हम लोग 6 या 5 क्लास में इसको पढ़ते थे। अभी भी एनसीईआरटी निकालेंगे तो छठा क्लास के एनसीईआरटी में सब दिया हुआ है। तो भैया विषुवत रेखा से ही जलधारा क्यों? क्योंकि यहाँ पानी ज्यादा है। पानी और हवा वहीं से चलती जहाँ ज्यादा रहती है। यहाँ पर पूरब से पश्चिम में क्यों? इसका 2 कारण समझ में आ गया। धारा आगे बढ़ी और सीधे कहाँ आ गई भैया? नीचे की ओर आ गई, ऑस्ट्रेलिया के पूरब से। ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी हिस्सा ही पूरब का हिस्सा। तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब से आ गई, जिसका नाम क्या देते हैं? ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करेंट। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करेंट। इसका नाम क्या देंगे? इसका नाम देंगे साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट। अब बोलेंगे सर इसका नाम में करंट काहे नहीं जोड़े, इसके नाम में ड्रिफ्ट काहे जोड़ दिया? कोई भी ऐसी धारा जिसके चलने में हवा अपना रोल प्ले कर दे, कोई भी जलधारा पानी का जिसमें हवा अपना रोल प्ले करे उसे ड्रिफ्ट कर दे। आप करंट लिख देंगे तो गलती नहीं होगा, लेकिन ज्यादा सही तब होगा जब उसमें आप ड्रिफ्ट लगाएंगे। कोई भी ऐसी हवा जलधारा समुद्र की जिसके चलने में हवा अपना मेन रोल करे, विंड प्लेज मेन रोल है ना इन जनरेशन ऑफ ओशियन करंट, देन इट इज कॉल्ड ड्रिफ्ट। इसका नाम देंगे साउथ पैसिफिक इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट। हिंदी में बोलेंगे दक्षिणी प्रशांत विषुवतीय प्रवाह। हिंदी में क्या बोलते हैं? ऐसी जलधारा जिसके चलने में कौन रोल प्ले करे? हवा, इसको प्रवाह बोलेंगे। नीचे आ गई, इसका नाम क्या दिए? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ऑस्ट्रेलिया के पूरब से है नाम दिए पूर्वी ऑस्ट्रेलिया। इसमें रटने की बात कहाँ है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। क्लियर है? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। ईस्ट ऑस्ट्रेलिया करंट कैसी है जी? वार्म होगी। सब कैसी होगी? आपको पता है ना कि पूरे साल जब गर्मी है इक्वेटर पर जी, तो यहाँ की जलधारा कैसी होगी? गर्म होगी। और कोई भी धारा इक्वेटर से पोल की ओर आ रही है तो सब क्या होती है? गर्म। याद रखिए, इक्वेटर से नॉर्थ साउथ पोल की ओर आए चाहे नॉर्थ पोल की ओर जाए, इक्वेटर से पोल की ओर की डायरेक्शन है, मुंह है, तो कितना भी ऊपर चला जाए धारा, कितना भी नीचे आ जाए धारा, वो गर्मी होगी। अगर उसका मुंह मान लो यहाँ पर कैसी होगी तो बोलेंगे भी क्या है? गर्मी। अगर उसका मुंह किधर है भैया? इक्वेटर से पोल, साउथ पोल हो या फिर नॉर्थ पोल। आप जानते हैं ना विषुवत रेखा बीचों बीच में है। ऊपर जाइएगा तो उत्तरी ध्रुव और नीचे दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है ना? अरे उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव तो सुने होंगे। यहाँ पर पूरे साल ठंडी होता है, पता है ना? माइनस में तापमान होता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। जब हम लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पढ़ाएंगे आप लोगों को तो बताएंगे कि काहे होता है वहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने का रात। वहाँ पर 6 महीने लोग दिन हो गया तो खाना खाते भी नहीं और खाना इकट्ठा भी करते चले जाते हैं। जितना खाते हो उतने जमा कर लेते हैं, रोज नियम है, जितना खाओ उतने जमा करो। फिर जब रात होता है उसी खाना को खाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रात में तो और ठंड बढ़ जाता है, चारों तरफ बर्फ, पता नहीं कहाँ जाना है। ऐसे में लोग घर में बंद हो जाते हैं 6 महीने के लिए और 6 महीने उसी खाना को खाते हैं। खाना घट गया तो घर का एक मेंबर वहां से निकल लेगा, सुसाइड नहीं करेगा।
कुत्ता है, उनका कुत्ता भी कामयाब, हमारे जैसा नहीं। यहाँ पर लावारिस कुत्ता भी, पालतू कुत्ता जितना काम कर उससे ज्यादा तो लावारिस कर देता है। अगर रात में अकेले निकले हैं 3 बजे ट्रेन पकड़ना है स्टेशन तो अकेले लोग डरे नहीं निकलते, भैया नोच के खा जाए, 1-2 आदमी के साथ ले लेते हैं। नहीं देखें ऐसा होता है। और जो घर में जो पाला जाता है, क्या नाम उसका है, फ्रूटी, रॉकी, फ्रूटी, सब नाम रहता है। रॉकी फ्रूटी कुछ नहीं, निकम में आदमी पिछले जन्म में कोई बढ़िया कर्म किए इसलिए उनका जन्म हुआ है इस तरह से। अब फ्रूटी और जो है ना ऐसा, तो कोई काम नहीं है, बस चुपचाप से खाते हैं और मकान मालिक के साथ सोते हैं, यही रहता है। हमारे मकान मालिक से पुराने में वही करकट वाले, अब वो जो है जाते थे तो ठग से किए रेट देने के लिए जाते थे, तो कुत्ता अंदर से पूरा तेज निकल जाता था, नाम याद कर लिए, बोलने को फिर समझ जाता, फ्रूटी चुप हो जाता था, किसी को पहचान लगता है। तो फिर अंदर कुत्ता था गेट, और जब बिस्किट का चाय 34,000 रेट देने जाते थे, 34,000 रुपये देना था महीने, तो भी अगर पूरा बिस्किट चाय अंगूर सब नाश्ता ले आते थे, भाई रेट लेके आए हैं, तब तक आके वो कुत्ता उसमें मुँह लगा देता, सर सबके साथ बैठ के खाता है, क्योंकि हमको बर्दाश्त नहीं है, आपके साथ खाता होगा, हम आ देंगे है ना सर। हम लोग जब छोड़ के इसको जाते हैं तो रोता है सर कि आपको इंसान मेरा आंसू नहीं पहचान में आता है, एक तरह रेट मांग देते हैं, कुत्ता का आंसू ज्यादा समझ में आ रहा है, जानवर कहेगा वो आदमी जानवर है ना, कि जो इंसान का आंसू को नहीं समझता और कुत्ता का आंसू को ज्यादा दिखाई देता है, तो जानवरों से बदतर है। निराला का पंक्ति भी है, चाट रहे जुट्ठी पत्थर कभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को कुत्ते भी हैं उनसे अड़े हुए, देखा ना। स्वानों को निराला कहीं स्वानों को मिलता दूध भात, स्वानों को, स्वर्ण तो कुत्ता, कुत्ता तो सिंपल कुत्ता कुछ नहीं, कोई स्वानों को मिलता दूध भात, भूखे बच्चे बुलाते हैं। सामने में मजदूर का बच्चा खाना के लिए भूख के लिए रो रहा था, उसकी माँ बोल रही थी कि शाम को ही सबको खिलाएंगे, भूखे रहो, आदत डालो भूखे रहने का। और सामने जो एक व्यक्ति अपने कुत्ता को दूध भात खिला रहा था, उसको इग्नोर कर रहा था, उस जानवर से ही बदतर हो गया जी, वो इंसान नहीं वो जानवर है। चलिए अगर ऐसा कुछ है तो देख लीजिएगा, किसके किसके यहाँ है फ्रूटी या जूसी, किसके अगर सामने अगर पहले मिल जाए कोई भूखा बच्चा इंसान तो पहले फ्रूटी को भूखे रखना है, बाद में पहले बच्चा को देना है। चलिए आगे, हम थोड़ा हिंदी लिटरेचर मेरा विषय रहा है, तो बीच बीच में कविताएं भी सुना दिया करूँगा। अब कुछ ऐसी मानवता की बातें सिखा दूंगा जो अधिकारी बनने के बाद आपके काम है। तो चलिए भाई, तो सुनिए, तो जो जलधारा इक्वेटर से पोल की ओर आए उसको क्या बोलते हैं, तो इक्वेटर से पोल कैसी होगी, गर्म होगी। इक्वेटर से चाहे नॉर्थ पोल जाए चाहे साउथ, लेकिन जो धारा पोल से इक्वेटर की ओर चलेगी वो सब ठंडी होगी। सब इतना जान जाइए। अब ये जो धारा इधर मुड़ी है, इसका मुड़ने के कारण यहाँ पछुआ हवा चल रही है। जिस तरह से यहाँ ट्रेड विंड चल रही है 30 से 0 की ओर, यहाँ 30 से 60 की ओर एक हवा चलती है। 30 से 0 जो चल रही है उसको व्यापारिक पवन ट्रेड विंड, और जो 30 से 60 हवा चलती है उसको बोलते हैं एंटी ट्रेड विंड। एंटी ट्रेड विंड हिंदी में इसको बोलते हैं गैर व्यापारिक पवन। गैर व्यापारिक पवन, अब सर इसका नाम गैर व्यापारिक काहे पड़ गया? क्या ये व्यापार में मदद करता है? व्यापार में मदद नहीं करता। ये सब व्यापार से इसका लेना देना है ये नहीं। ट्रेड से इन दोनों का लेना देना दोनों का है। कोई व्यापार में मदद करता है नुकसान करता वाला बात नहीं है। एक्चुअली इसका नाम पहले दे दिया ट्रेड विंड, एक्चुअली डायरेक्शन इसका उल्टा नाम क्या दे दिया? एंटी ट्रेड विंड। ट्रेड का एंटी से इसका कोई मतलब नहीं। ये बात समझिएगा, एक चीज समझ गए, जो हवा 0 से 30 से 0 की ओर चलेगी उसे ट्रेड विंड, और जो 30 से 60 की ओर चलेगी एंटी ट्रेड विंड। ट्रेड विंड चलेगी पूरब से पश्चिम की ओर, लेकिन एंटी ट्रेड विंड चलेगी पश्चिम से पूरब की ओर। इसीलिए ट्रेड विंड को पूर्वा हवा कहते हैं, ईस्टर्ली। इसीलिए एंटी ट्रेड विंड को वेस्टर्ली, पछुआ हवा कहते हैं। एंटी ट्रेड विंड कहाँ से आ रही है? नाम हवा कैसे लगता है? जहाँ से आती है ना, गाँव में बोलते पछिया चल रहा है, और गाँव के आदमी जाते कुछ झाड़ का पछिया चल रहा है, झाड़ का पुरवैया चल रहा है, नहीं बोलते। अब बरसात ना होगा, तेरे कितना झाड़ के पुरवैया चल गया। बस जो पुराने दर्द वाले लोग हैं, चोट वाले लोग का दर्द निकलता है पुरवैया में, नहीं। जब जब चलेगा पुरवाई इतना मारेंगे, जब जब चलेगा पुरवाई एकदम याद आएगा हमारा चेहरा। तो भैया पूर्वा गाँव में सुने पुरवाई है ना, उत्तरंगी दक्षिण वाली हवा को दक्षिण हवा, सुबह सुबह 4 बजे भोर में चलती दक्षिण हवा। तो भैया समझ गए, ट्रेड विंड को क्या बोलते हैं? पूर्वा हवा, ईस्टर्ली। एंटी ट्रेड
एंटी ट्रेडमेंट के प्रभाव में कौन चल रही है? ये वाला जलधारा। और एंटी ट्रेडमेंट के प्रभाव में कौन चल रही है? ये वाला जलधारा। तो इसका मतलब इसको भी नाम में करंट नहीं जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे? ड्रिफ्ट। क्या जोड़ेंगे? ड्रिफ्ट। इसका नाम देते हैं साउथ पैसिफिक यूनिवर्सल वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, दक्षिण प्रशांत विश्वव्यापी पछुआ प्रवाह। इसका नाम क्या देंगे? तो दक्षिणी प्रशांत महासागर में तो दक्षिणी प्रशांत लगाती है, यूनिवर्सल कहाँ लगाती है? आप सामने यदि मैप को देख रहे होंगे तो बताया था पिछले क्लास में भी, नीचे का पानी आपस में क्या है? नीचे वाला पानी जाकर देखिए, नीचे अगर नीचे जाइए तो सारा पानी मिला हुआ आपस में। प्रशांत महासागर के पानी अटलांटिक महासागर से, अटलांटिक महासागर के पानी हिंद महासागर से मिला हुआ है आपस में। उसको लोग विद्वान लोग, कुछ लोग तो कहते हैं महासागर अलग नहीं, उसी का पार्ट है तो अलग महासागर का है नाम दे। और कुछ विद्वान कहते हैं उसको अंटार्कटिका महासागर और दक्षिणी महासागर, उसको साउदर्न ओशियन। कुछ लोग कहते हैं महासागर की संख्या जो 4 है और कुछ लोग कहते हैं 5। 4 जो बोलते हैं उनके नजर में बस 4 ही है। कौन कौन? अटलांटिक, हिंद, प्रशांत और आर्कटिक ओशियन ऊपर वाला। इनको जो कहते हैं 5 है, अटलांटिक, हिंद, प्रशांत, आर्कटिक और अंटार्कटिक ओशियन। नीचे में जो सबका पानी मिला है उसको लोग क्या बोलते हैं? दक्षिणी महासागर, साउदर्न ओशियन बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं उसको? अंटार्कटिक। अंटार्कटिक याद रहेगा। ऊपर वाला नाम छोटा, नीचे वाला अंटार्कटिक। याद रखिएगा ऐसे, ऊपर का नाम छोटा, आगे कौन बैठता है? ऊपर कौन बैठता है? जो नाटे कद का व्यक्ति होता है। अब पीछे किसको बिठाया जाता है? जो ऊंचे लंबे कद का व्यक्ति होता है। तो लंबा नाम नीचे, छोटा नाम ऊपर। आर्कटिक अंटार्कटिक में कंफ्यूजन रहता है हमेशा, दोनों एक जैसा बोलने में लगता है ना, तो कंफ्यूज कर जाता है इंसान। आज पर कंफ्यूजन नहीं, आर्कटिक ऊपर, अंटार्कटिक नीचे, याद रहेगा। तो भैया ये पूरा पानी आपस में मिला, इसलिए नाम में लिख दिया गया यूनिवर्सल, साउथ पैसिफिक यूनिवर्सल। चूंकि पछुआ पवन से चल रही है, वेस्टर्ली ड्रिफ्ट, दक्षिणी प्रशांत विश्वव्यापी पछुआ प्रवाह। चूंकि सब पानी आपस में मिला हुआ है इसलिए लोग इसको क्या मानते हैं? ठंडी मानते हैं। ऐसे याद रखिएगा, ऊपर वाला जो ड्रिफ्ट है ना, उत्तरी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर के जो प्रवाह है वो गर्म होगा, और दक्षिण में जितने भी दक्षिण के साइड में महासागर उनका प्रवाह क्या होगा? ठंडी। अब देखिए कुछ पानी ऊपर आ रहा है, क्यों आ रहा है? लगातार जब ये पानी आगे बढ़ेगी, ध्यान दीजिए, धारा लगातार आगे आएगी तो कुछ पानी यहाँ घट जाएगा ना जी। इसको भरने के लिए नीचे से पानी आता है। यहाँ पर देश है पेरू और दूसरा देश है चिली। नाम सुना है पेरू चिली का? पेरू की राजधानी लीमा, ये साउथ अमेरिका है। जैसे आप एशिया महादेश में रहते हैं ना, वैसे वो महादेश साउथ अमेरिका भी है। वहाँ का देश है पेरू और चिली। ऐसे और भी देश है, ब्राजील है, अर्जेंटीना है, इक्वेडोर है, बोलीविया है, कई देश यहाँ पर है। लेकिन पेरू और चिली देश से यहाँ से एक धारा जा रही है, इसीलिए इस धारा को शुरुआत में लोग नाम दे दिए थे पेरू चिली करेंट। पेरू चिली जलधारा कैसी होगी बताओ? पोल से जा रही इक्वेटर की ओर तो कोल्ड होगी। इसका खोज, पेरू चिली करंट का खोज किया था हम्बोल्ट ने। पेरू चिली करंट का खोज किसने किया था? हम्बोल्ट महोदय ने। इसीलिए इसको हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं। पेरू चिली करंट को हम्बोल्ट करंट भी कहते हैं, याद रखिएगा। हम्बोल्ट एक विद्वान थे जर्मनी के। हम्बोल्ट कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी के एक विद्वान थे, तो याद रखिएगा। जर्मन फिलोसफर थे, दार्शनिक भी थे, ज्योग्राफर भी थे। 107 साल जीवित रहे, 107 ईयर तक उनको जीवित रहे। और करीब 60,000 मील, 60,000 मील का पैदल और घोड़े से यात्रा की। उस जमाने में जहाज नहीं हुआ करता था, उस जमाने में किसी प्रकार का वायुयान नहीं हुआ करता था। उस जमाने में उन्होंने 60,000 मील की यात्रा तय की और उन्होंने 28 किताबें लिखी। कितनी किताबें लिखी? 28 किताब लिखा, जिसमें सबसे प्रसिद्ध किताब था कॉस्मस। और बता दें कि इतना योगदान उनका था पूरे ज्योग्राफी में, हम्बोल्ट साहब का, उन्हें आधुनिक भूगोल का पिता भी कहा गया, फादर ऑफ मॉडर्न ज्योग्राफी। हम्बोल्ट को क्या बोला गया? आधुनिक भूगोल का पिता। भूगोल का पिता तो हिकेटियस इरेटोस्थनीज। भूगोल के पिता में 2 नाम आता है, हिकेटियस और इरेटोस्थनीज। लेकिन अगर आधुनिक भूगोल का पिता पूछा जाए तो हम्बोल्ट। हम्बोल्ट ने 28 किताबें लिखी और पहला ऐसा विद्वान हम्बोल्ट जिसने बताया था ऊंचाई पर जाने के बाद मानव के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऊंचाई पर जाने के बाद मानव के शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है बताने वाला पहला विद्वान कौन था? हम्बोल्ट। आप जानते हैं ऊंचाई पर जाने पर एयर प्रेशर कम हो जाता है। एयर प्रेशर कम, टेम्परेचर कम। जब एयर प्रेशर कम होगा तो हो सकता है ऊपर चढ़ने में नाक से खून भी आ जाए। ऑक्सीजन की कमी होती है, बहुत तेजी से आप ऑक्सीजन खींचने लगते हैं, छोड़ने लगते हैं, तो ऐसे में ब्लीडिंग भी नाक
ध्यान से होने लगता है। तो मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, ऊंचाई पर जाने पर प्रभाव बताने वाला पहला विद्वान दुनिया के हमबोल्ट थे। इसके अलावा पेरू जैसे मैंने बताया, पेरू के एक पक्षी है गुयाना पक्षी, उसका जो बीट होता है, बीट से मतलब लैट्रिन, उसका जो बीट है वो खेती के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त होता है, बताने वाला पहला विद्वान कौन थे, हमबोल्ट। उन्होंने मैक्सिको के एग्रीकल्चर पॉलिसी पे किताब लिखा, यूएसए के पॉपुलेशन पॉलिसी पे किताब लिखा, रसिया के क्लाइमेटोलॉजी पे किताब लिखा। मतलब हरथम वाला विद्वान, एक ऐसे विद्वान जो दुनिया के एकमात्र ऐसा इकलौता विद्वान जिन्होंने सक्रिय ज्वालामुखी एक्टिव वोल्केनो के क्रेटर में कूद के देखा कैसा लगता है। एक्टिव वोल्केनो के क्रेटर में कूद गए, सिक्कड़ बांध शरीर में पूरा सिक्कड़ बांध दिए, कहीं आदमी को लौटा रस्सी बांध के लटकी तो रस्सी टूट जाए, तो चले गए बेचारे लावा बन के निकलने लगे बाहर, सिक्कड़ बांध के लटके। अब बोले देखो बाप जलने लगेंगे ना तो ढोलक भी बांध दिए, उन्हें जलने लगेंगे तो ढोलक भी बजाएंगे जोर जोर से और चिल्लाएंगे, जो सुनाई देना तुरंत निकाल लेना हमको। सोच लीजिए, उनका शौक नहीं था, तो दुनिया को कुछ देना और दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कार्य किया कि दुनिया कुछ दे। कुछ लोग यहाँ धरती पे आते हैं दुनिया को देने के लिए, न्यूटन, आर्यभट्ट, बराहमीर, ये सब दुनिया को देने आए थे। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर उड़ती रही, तब चमन में दिलावर पैदा होता है। नहीं, हजारों साल में दीदार पैदा होता है, बाकी धरती के बोझे हैं। अपना खर्चा चलाने वाले जितने लोग हैं सब धरती के बोझ। जो आप सोचते हैं सेटलमेंट किसी तरह हो जाए, परिवार चल जाए, वो सब धरती के बोझ में हम शामिल करते हैं। जो दुनिया को कुछ दिया अपने से, जैसे आप पढ़ाई किए, कल को एसडीएम बन गए, तो आप जितने भी आसपास के बच्चे तैयारी करने वाले हैं उनको आप क्या करिए, फ्री में अपना अनुभव शेयर कीजिए, जो लिए हैं वो लौटा दीजिए। समाज से लिया तो समाज को लौटाइए, फर्ज बनता है। कर्जदार आपने कर्जा लेकर नहीं जा सकते आप। अगल बगल में जो नीडी बच्चा है, एक बच्चा बोला सर क्या करें, अधिकारी है, बोला कि सर 2% मिलता है सर हर काम पर, बंधा हुआ है हम लोग का, हम ईमानदार है सर, लेना नहीं चाहते, हम तुम न लोगे तो मुखिया खा लेगा, मुखिया चाहता करता है कि कितना लें, विद्यारो साहब न लें, मुखिया चाहता है 2% हमारा मुखिया के सब बचा लेंगे, आप न लीजिएगा तभी वो मुखिया खाएगा, जनता के पास तो नहीं जाना कन्फर्म है। तो एक काम करिए, आप नहीं लेना चाहते हैं तो ले लीजिए 2% जो मिलता है, और उस 2% पैसा को अपने बैंक अकाउंट में मत डालिए, पूरा पैसा सोशल वर्क में, गरीबों को खाना खिलाने में, स्कूल बैग देने में, ड्रेस देने में, किताब खरीदने में मदद कर दीजिए। समझा रहेगा, क्योंकि आप नहीं लेंगे तो मुखिया तो कन्फर्म, मुखिया तो और दुष्ट जात होता है, वो तो खा ही जाएगा, तो छोड़ेगा नहीं। मुखिया अवार्ड मिलके तो सब इसलिए मुखिया बनता है। आजकल मुखिया बनने में लोग 1 बीघा जमीन बेच के चुनाव लड़ रहे मुखिया अवार्ड का, ऐसी आ गई। तो आप लोग अधिकारी बनिए तो समाज को वापस कीजिए। बाकी अगर इच्छा कि 2% हम कहा खर्चा करेंगे, वो मेरा बनता है, अधिकार है, बैंक में जमा करिए, कम से कम पैसा ज्ञान तो फ्री में दे सकते हैं। ठीक है 2% न दीजिएगा, डायरेक्ट देता आप शाम में जब फ्री हो जाते हैं आप दीजिए, उससे सरकार भी खुश होगी, अखबार में नाम छपेगा आपका कि फ्री में यहाँ के जो वीडियो है गरीब बच्चों को बुला करके क्लास चलाते हैं, उनका एक भी पैसा नहीं लेते, तो अखबार में नाम आएगा, कोई अवार्ड घोषणा होगा, प्रमोशन की बात होगी तो सबसे पहले आपको बुलाया जाए। लेकिन ध्यान रहे वहां पर एक ईमानदार घोषित हो गए तो फिर प्रमोशन नहीं दिखा, क्योंकि आजकल जो गवर्नमेंट के लिए कार्य करता है, गवर्नमेंट के कार्य में भारत सरकार क्या होना पड़ेगा, उसको डिस्क्लोज करने की ज्यादा जरूरत नहीं। ठीक है, आप अपने तरीके से वहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। ऑनलाइन चल रहा है, हम किसी का नाम थोड़ी दे रहे हैं, हम तो कॉमन भारतीय राज व्यवस्था की बात कर रहे हैं। यहाँ राज व्यवस्था की सरकार का जितने भी कार्य है गलत को सहयोग करते रहिए, प्रमोशन सबसे पहले आपको को मिलेगा। तो एसडीएम बनिए, एसडीएम में रह के रिटायर हो जाइए, अगर सरकार के लिए काम कर लिए तो फिर समझिएगा आईएएस बन के प्रमोशन प्रमोटी आईएएस बन जाइएगा और कहीं डीएम बना दीजिएगा। अगर काम नहीं कर सरकार के तो एसडीएम में घूमते घूमते पता चला कि फेयर रेंज का बन गया। चलिए प्लीज पढ़ना है मेहनत से, आप लोग ये जो हम पढ़ा रहे हैं समझिए पूरा वो यूपीएससी लेवल की बातें हो रही हैं, नीचे लेवल की बात नहीं होती। हमबोल्ट के बारे में सारी बात समझ गए। सक्रिय ज्वालामुखी क्रेटर में कूद कर देखने वाला व्यक्ति कौन था, हमबोल्ट। क्लियर हो गया, ये हमबोल्ट जलधारा जो ठंडी है। अब एल नीनो की बात करेंगे। अब देखिए लगातार ये पानी प्रवाहित होकर के पूरब से पश्चिम आ रही, लगातार ये जो पानी है ये प्रवाहित होकर के पूरब से पश्चिम आ रही, ठीक। लेकिन लगातार ये पानी प्रवाहित होकर आएगी तो ये जो पोजीशन है ना, यहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का क्या हो जाएगा, जमाव।
एकाएक जब मान लीजिए यहाँ पर कई सारे आइलैंड भी है, पापुआ न्यू गिनी है, ऊपर में फिलीपींस है, इंडोनेशिया के कई सारे द्वीप यहाँ पर है, इतना सारा आइलैंड है कि पानी यहीं से क्या हो जाता है, नीचे कूद जाता है। यहाँ पर बहुत सारे आइलैंड हैं, तो आइलैंड को ऊपर छोड़ के पड़ जाएगा, मुड़ जाती है नीचे की ओर, ठीक है। लेकिन लगातार पानी, मान लीजिए नाला है, अपने खेत तक का पानी ले जा रहा है, लगातार पानी मोटर चला रहा है, जा रहा है, तो देखिए जहाँ टर्न करता है ना, जहाँ पर जो क्यारी बनाया है उसमें जहाँ टर्निंग होता है वहाँ थोड़ा पानी ज्यादा जमा होता रहता है, और कुछ पानी ऐसे घूम करके लौटता भी रहता है। देखें ऐसा नदी उदी में भी देखो भंवर, कुछ पानी ऐसे घूम के कुछ दूर बाद ऐसे लौट के फिर आगे जाता है, फिर ऐसे लौटता है। ऐसा देखा होगा आपने पानी के किनारे, नदी किनारे या फिर होगा, या कभी क्यारी के माध्यम से पानी ले गए होंगे खेत तक, अब लगता कुछ पानी ऐसे लौट के पीछे भी आ रहा है, ऐसा देखा है आपने। तो यहाँ पर इतना पानी जमा हो जाएगा, कुछ पानी लौट के भी पीछे आएगा। ये सिर्फ दक्षिणी प्रशांत महासागर में नहीं होता, ये प्रत्येक महासागर में काम होता है। साउथ पैसिफिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ अटलांटिक, साउथ इंडियन ओशन, दक्षिणी हिंद महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिणी प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर, सब में जलधारा चलती है लौटने वाली। इक्वेटोरियल करंट के उल्टा जलधारा चलती है, जिसका नाम देते हैं काउंटर इक्वेटोरियल करंट। काउंटर इक्वेटोरियल करंट क्या बोलेंगे इसको? प्रति विषुवतीय जलधारा। प्रति विषुवतीय जलधारा, इसका नाम क्या दिए थे? विषुवतीय जलधारा, इसका नाम क्या दिए थे? विषुवतीय जलधारा। इसका उल्टा वाला क्या नाम दिए? प्रति विषुवतीय जलधारा। इसका दिए थे नाम इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट। इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट, इसका नाम क्या देंगे? एंटी इक्वेटोरियल ड्रिफ्ट। याद करें, क्लियर है? ये भी कैसी होगी? क्योंकि इक्वेटर पे चल रही है तो कैसी होगी? वार्म। ये हर महासागर में चलती है। काउंटर करेंट, इक्वेटर का काउंटर करंट हर एक महासागर में चलेगी। लगातार पानी आने से पानी ज्यादा जमा हो जाता है, पानी का अपवेल हो जाता है, जिस कारण से पानी मुड़ के पीछे भी आने लगती है। क्लियर? वो भी कैसे होगी? गर्म होगी, सभी महासागर में चलेगी, लेकिन ये दिखाई देती है कहाँ? साउथ पैसिफिक ओशियन, दक्षिणी प्रशांत महासागर में केवल विजिबल होती है। बाकी सभी महासागर में इतनी कमजोर होती है कि दिखाई नहीं देती। यानी प्रति विषुवतीय जलधारा कहीं दिखाई देती है तो कहाँ दिखाई देती है? दक्षिणी प्रशांत महासागर में। साउथ पैसिफिक ओशियन में वो दिखाई देती है। कभी ऑप्शन में अगर पूछ ले कि काउंटर इक्वेटोरियल करंट कहाँ चलती है, प्रति विषुवतीय जलधारा कहाँ चलती है, तो चलती तो सभी में है। आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक बीपीएससी के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर ऐसे चार ही ऑप्शन मिले, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत, दक्षिणी प्रशांत, तो चलती तो सब में है, लेकिन दिखाई कहाँ देती है? दक्षिणी प्रशांत में केवल। तो आंसर क्या मान लेंगे आप? दक्षिणी प्रशांत सबसे ज्यादा सही उत्तर होगा। तो भैया समझ में आ गया इतना? अब समझिए बात, काउंटर इक्वेटोरियल करंट हो गया ये। अब देखिए होता क्या है, कभी कभी हर 4-5 साल कोई कोई नियम नहीं है, कभी कभी 1 साल में हो जाता है, 2 साल में भी हो जाता है, कभी 7-8 साल में भी होता है। कभी कभी काउंटर इक्वेटोरियल करंट यानी प्रति विषुवतीय जलधारा जो दक्षिणी प्रशांत महासागर का है, ये तो वैसे भी मजबूत है, लेकिन कभी कभी बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है तो नीचे उतर आती है। कभी कभी बहुत ज्यादा मजबूत होकर कहाँ चली जाती है? नीचे उतर आती है बहुत ज्यादा। पर मजबूत अगर नहीं है तो यही खत्म। अगर सिंपली चल रही है तो कहाँ? यही खत्म है। लेकिन जिस साल क्लाइमेट चेंज के कारण काफी मजबूत हो जाती है तो जो काउंटर करंट है प्रति विषुवतीय जलधारा वो नीचे उतर आती है। समझ रहा है बात? जब वो नीचे उतर आती है तो कहाँ तक उतर आती है? 33 डिग्री, 33 डिग्री अक्षांश, 33 डिग्री लैटिट्यूड तक नीचे उतरती है। तो नीचे उतरा हुआ, यहाँ से लेके यहाँ तक नीचे उतरा हुआ जलधारा क्या हर साल उतरेगी? जिस साल नीचे उतरेगी तो नीचे उतरा हुआ धारा को ही हम बोलते हैं एल नीनो करेंट। एल नीनो करेंट। जिस साल बहुत ज्यादा गर्म हो जाए, मजबूत हो जाए, उस साल नीचे उतर आती। सुन लो, जिस साल नीचे उतरती है ना, उस साल हम्बोल्ट या पेरू चिली की जो ठंडी जलधारा है बिल्कुल गायब हो जाती है, एकदम कमजोर पड़ जाती है, चलती ही नहीं। जिस साल ये नीचे उतर जाती है, बहुत गर्म है, इतना गर्म, जब नीचे उतर जाती है तो इतना गर्म होती है कि पूरे प्रशांत महासागर के पानी को 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देती है। पूरे पैसिफिक ओशियन 3 डिग्री सेल्सियस तक खौलने लगता है। सोच लीजिए, पूरे धरती का लगभग 1/3, पूरे धरती का लगभग 1/3 खाली प्रशांत महासागर। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर कौन है? बोलो। पूरे दुनिया का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर। पूरे दुनिया के 1/3 पर अकेले वही है। सोचिए, उस महासागर को 3 डिग्री सेल्सियस तक गर्म कर देता है, पूरे महासागर को।
250 रुपया। मरी हुई मछली कितने मिलता है? 180। देखिए 50 70 रुपये का खरीद हो गया। और भी थोड़ा ज़्यादा है तो और ज़्यादा सुबह का ही है मरा हुआ, शाम को दे रहे 200 रुपये 150 रुपये से चला जाए, बेच तो सब लेता है। और खुद भी जो मछली बेचता है वो मरा हुआ मछली अंतिम मिलेगा जाकर अपना खाता है, बाकी चलता हुआ मछली सब बेचने की कोशिश करता है। नहीं, गंगा किनारे पटना में भी एक मछुआ टोली है, नहीं, वहाँ मछली मिलता है, वहाँ ग्लास व्लास सबका सामान होगा। कोई बात नहीं, हमें नहीं कहते मछली खाना बुराई है कि मैं सोचिएगा मछली खाना बुरी बात है। अब मछली खाइए, मांस खाइए, मांसाहार खाइए, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस तरीके से शरीर के अंदर न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्व को पहुंचा दीजिए, है ना, लेकिन शाकाहारी रहे ज़्यादा बेहतर रहता है। शाकाहार अपनाना चाहिए सभी व्यक्ति को। हंस रहे हैं, अपनाएंगे, आप अपनाइए, अपनाए तो दूसरा को क्या है ना जी, कोई बात नहीं, हो गया, समझ गया तीनों क्या है, इसका प्रभाव पड़ता है। देखो किसी को अगर लगा हो कि बहुत फास्ट निकल गया हो तो मुझे नहीं लगता, बहुत आराम से बोले हैं, अब बहुत आराम से कहानी सुना के इतना देर बोले हैं, इतनी बात सबको समझ में आ गया जी, तो पूछेंगे फिर तुरंत, हम आ गया बोलने के बाद तुरंत पूछते भी व्यक्तिगत रूप से, बताओ हमोल्ड के सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन था? कॉस्मस। बारी बार ऊंचाई के जाने ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है, कौन बताया? हमोल्ड, है ना। पेरू में एक पक्षी है जिसकी चर्चा की हमोल्ड ने, गुयाना पक्षी, ये सब याद रखिएगा। चलिए तब लोग आगे आते हैं। अब एल नीनो का क्या प्रभाव है, लेकिन एल नीनो का प्रभाव बताने से पहले हम पहले एल नीनो नहीं चलता है तब क्या होता है उसकी बात करते हैं। क्या कुछ बोलना है? टाइम हो गया? चलिए देखिए एल नीनो के प्रभाव से पहले हम लोग देखें कि एल नीनो जब नहीं चलती है तो क्या होता है। जब एल नीनो नहीं चलती है तो क्या होता है इसकी बात करिए। साउथ अमेरिका है 0 डिग्री, साउथ अमेरिका भाई 0 डिग्री है, और नीचे यहाँ पर मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया है। थोड़ा फोटो आप लोग भी बनाते चलिएगा, हम भी डायग्राम निकाल देंगे पीछे वाला, टेंशन मत लीजिए, समझा दिए। इतना धारा समझाने का मकसद क्या था, इसमें कोई भी बच्चा जलधारा के चक्र से पढ़ा हुआ तो है नहीं, तो थोड़ा नहीं समझाते जलधारा क्यों चलती है तो माइंड में चलता रहता आपने यार, जलधारा चल रही है पूर्व से पश्चिम और महासागर में चलेगी, इसका कोई कारण है क्या? पूर्व से पश्चिम काहे चलेगी, माथा में लेके जाते। अब तो सब क्लियर है कि कैसे चलती है पूर्व से पश्चिम, ड्रिफ्ट क्यों बोलते हैं। अब देखिए जलधारा हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर चलती है स्टूडेंट्स, जलधारा हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर चलती है, क्लियर है, ठीक है। अब एल नीनो नहीं चल रही, काउंटर करंट यहीं पर खत्म, नीचे उतरेगी काउंटर करंट तब ना, काउंटर करंट नीचे उतरेगी तब ना बात होगी। काउंटर करंट मान लीजिए यहीं तक है, तब क्या होगा देखते हैं। आप जानते हैं कि कोल्ड करंट यहाँ से चल रही है, पता है, जब ये नीचे उतर जाएगी तो कोल्ड करंट गायब हो जाता है, बताया ना अभी। और यहाँ पर ये कौन चल रही है? वार्म करंट, क्लियर है। ऑस्ट्रेलिया के पूरब से चल रही है वार्म करंट और दक्षिण अमेरिका के पश्चिम से चल रही है कोल्ड करंट। मान लीजिए थोड़ा सा आप समझना है, इस तरीके से आप बनाना रुक जाइए थोड़ा, हम बता रहे हैं। मान लीजिए कि ये इक्वेटर है, ये साउथ अमेरिका, यहाँ मेरा जो दाहिना हाथ है साउथ अमेरिका और बायां हाथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। यहाँ पर इक्वेटर है तो क्या हुआ, पूरब से पश्चिम साउथ अमेरिका से एक धारा चलती है, ठीक है, समझिएगा। 3D नहीं बता रहा हूँ, 3D हम ही बन जाते हैं। यहाँ से एक धारा चल रही है, कहाँ से चल रही है? साउथ अमेरिका से की तरफ से चल रही है, यानी पूरब से पश्चिम चल रही है एक जलधारा, और आगे ऑस्ट्रेलिया से नीचे आ रही है, यहाँ गर्म जलधारा, और फिर ऐसे मुड़ करके यहाँ से चल रही है ठंडी जलधारा। तो साउथ अमेरिका के तट पर ठंडी जलधारा, ऑस्ट्रेलिया के तट पर गर्म जलधारा, यहाँ तक क्लियर है। तो ये ठंडी, यहाँ गर्म, जहाँ जलधारा ठंडी चलेगी वहाँ के तट को क्या कर देगी? ठंडी। जिस तट से होकर ठंडी जलधारा चलेगी वहाँ के तट को क्या कर देगी? ठंडी। और यहाँ के तट क्या हो जाएगा? गर्म। ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी तट है गर्म हो जाएगा, और अमेरिका का जो पश्चिमी तट है क्या हो जाएगी?
ना। अरे जब मान लो क्लास में बैठा था 200 बच्चा, अब बैठा दिए 250 बच्चा, तो धक्का मुक्की बढ़ेगा ना जी, प्रेशर बढ़ेगा ना। अब बैठना था 200 आदमी को, बैठाए 150 आदमी या 50 आदमी, तो बिल्कुल प्रेशर खत्म हो जाएगा। तो ज्यादा जगह में कम हवा आ जाए, ज्यादा जगह में कम हवा, उसको क्या बोलते हैं? लो प्रेशर। और कम जगह में ज्यादा हवा आ जाए तो क्या बोलेंगे? हाई प्रेशर। तो हवा यहाँ बैठ रही है तो जमीन पर क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर। और उसी के आसमान के ऊपर क्या बनेगा? लो प्रेशर। अब देखिए यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हवा ऊपर जा रही है तो नीचे बन जाएगा लो प्रेशर जमीन पर। ऑस्ट्रेलिया के ही सामने आसमान में क्या बनेगा? हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर मैंने हवा ज्यादा और लो प्रेशर मैंने हवा कम। तो यहाँ हवा बैठेगी तो जमीन पर क्या बनेगा? हाई प्रेशर और ऊपर में लो प्रेशर। ऑस्ट्रेलिया में हवा उठेगी तो नीचे लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर। और हवा और पानी का नेचर होता है तो ज्यादा से कम की ओर फ्लो करती है, पता है ना आपको? हवा और पानी जहाँ ज्यादा है उससे कम की ओर फ्लो करती है। तो नीचे में, नीचे की बात पहले कर रहा हूँ, नीचे में यहाँ अमेरिका में क्या है? हाई प्रेशर है क्योंकि ठंडी जलधारा चल रही है तो जमीन ठंडी, हवा ठंडी, हवा नीचे बैठी तो नीचे क्या? हाई प्रेशर। और यहाँ पर गर्म जलधारा ऑस्ट्रेलिया के पास चल रही है तो क्या होगा? जमीन गर्म तो सारी हवाएं ऊपर उठ जाएंगी तो नीचे हाई प्रेशर, यहाँ नीचे यहाँ लो प्रेशर। तो क्या होगा? जमीन पर अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की हवा चलेगी। यहाँ तो क्लियर है? जमीन पर अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की हवा चलेगी। क्लियर है? अब आसमान में आते हैं। आसमान में यहाँ हाई, नीचे हाई है तो ऊपर में क्या होगा? लो। और यहाँ नीचे लो है तो ऊपर हाई। तो आसमान में ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका की हवा चलेगी और एक पूरा सेल बन जाएगा। यहाँ से हवा ऑस्ट्रेलिया की उठ के ऐसे फिर वहाँ नीचे बैठेगी। एक पूरा प्रशांत महासागर में, चूंकि 3D फोटो नहीं था इसलिए वैसे करके हमको बताना पड़ा। हवा यहाँ ठंडी जलधारा के कारण क्या होगी? बैठेगी। जमीन का फोटो मैंने बनाया है लेकिन आसमान कैसे दिखा सकते हैं इसमें? तो नीचे क्या बन जाएगा? हाई प्रेशर जमीन पर, तो ऊपर में आसमान में यहाँ क्या बनेगा? लो प्रेशर। यहाँ गर्म जलधारा। बताएं कि इक्वेटर से आने वाली कोई भी धारा जिसका मुंह पोल की ओर हो वो सब क्या होगी? गर्म। रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं। यहाँ पर क्या होगी भाई? भाई बताइए, सूरज जी, सुभाष जी बताइए जल्दी। यहाँ पर क्या बनेगा? नीचे लो प्रेशर, ऊपर हाई प्रेशर। तो ऊपर में चलेगा ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका की ओर और नीचे चलेगा अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर धारा। हमें आसमान की हवा से कोई ज्यादा मतलब नहीं है। जमीन पर चलने वाली हवा ही बरसात आती है, बरसात को प्रभावित करती है। तो जहाँ हवा जहाँ से निकलती है ना वहाँ बरसात नहीं होता है, मौसम साफ होता है, नियम होता है। वहाँ प्रति चक्रवात एंटी साइक्लोनिक कंडीशन बनता है। एंटी साइक्लोन में क्या डिफरेंस है? साइक्लोन में हवा अंदर की ओर आती है, एंटी साइक्लोन में हवा बाहर की ओर जाती है। तो हवा बाहर जाएगी तो बादल सबको लेके चली जाएगी, असम के लेके जाएगी तो मौसम साफ। यानी प्रति चक्रवात में मौसम साफ होता है और चक्रवात में मौसम खराब क्यों होता है? क्योंकि बाहर से हवा अंदर की ओर आती है तो मौसम खराब हो जाता है। तो हवा जब बाहर निकले तो वहां बरसात नहीं होगी। सिंपल कंडीशन में पेरू और चिली के हिस्सा में बरसात नहीं होती। इसीलिए यहाँ आटाकामा मरुस्थल बनता है बच्चों। इसीलिए यहाँ क्या बनता है? आटाकामा डेजर्ट। नाम सुना है ना? दुनिया में सबसे कम वर्षा यही होता है आटाकामा मरुस्थल में। क्वेश्चन आ जाएगा पूरे विश्व में सबसे कम वर्षा वाला स्थान आटाकामा। और भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह। इंडिया में सबसे कम वर्षा लेह में और पूरे दुनिया में सबसे कम वर्षा आटाकामा में। क्या डेजर्ट क्यों बनता है बच्चों? डेजर्ट समझ में आ रहा है? परमानेंट यहाँ से ठंडी जलधारा चलती है इसलिए क्या बनता है? डेजर्ट बनता है। क्लियर है? मरुस्थल बनता है, मरुभूमि जहाँ बालू ही बालू होता है। ऐसा मरुस्थल की परिभाषा है नहीं कि जहाँ बालू ही बालू से मरुस्थल कहते हैं। 3 क्लास में जब हम पढ़ते थे तो मास्टर साहब तत्काल उतना बुद्धि नहीं था कि बरसात क्या होता है, आर्द्रता क्या होता है। तो मास्टर से पूछे क्या होता है मरुस्थल? उन्होंने कहा जहाँ बालू ही बालू। तो बोले कि सर ये जो पुनपुन नदी अपने गाँव में है क्या ये भी मरुस्थल है? तो 2-3 थप्पड़ मारे कि बच्चा हो बच्चे जैसा सवाल पूछो, बड़ा वाला सवाल 9वां में जाना तब पूछो। समझा रहे? तो छोड़ दी, चुप हो गए, 4 थप्पड़ पिटाए, चुप हो गए। फिर हम लगाए हुए थे कि मास्टर से पूछना है। हम लोग का स्कूल था 10वीं तक के स्कूल, मीडियम हाई स्कूल नहीं था। वही से मास्टर ढूंढ के क्लास में तो पूछे 9वां में गए तो क्या बताइए? फिर तुम मुक्का मारे कि तुम हर बात को लगा के यहाँ तक ले आए। हमकी जब तक याद पूछ लिया मैंने, बताया उन्होंने। तो ये डेजर्ट की परिभाषा ये होता है कि ऐसा कोई स्थान, चाहे बालू हो, मिट्टी हो, पत्थर से कोई मतलब नहीं, पहाड़ी क्षेत्र हो, मैदानी क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र हो, ऐसा कोई स्थान जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, सब डेजर्ट कहते हैं। The place at which rain occurs annually 25 below
25 centimeter is known as desert. The place at which rain occurs annually below 25 centimeter is known as desert. भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान लेह है। इसका मतलब लेह जो है वो भी किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? ऐसा डेजर्ट, कोल्ड डेजर्ट, ठंडा मरुस्थल। लेकिन पूरे दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होता है? अटाकामा। अटाकामा के बारे में 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, जान जाइए। पूरे दुनिया में सबसे अधिक नाइट्रेट, हम डेजर्ट पढ़ाएंगे तभी बताएंगे, अभी हम डेजर्ट पढ़ा ना रहे हैं, चलते चलते जो आ रहा है उसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं। अटाकामा डेजर्ट में दुनिया में सबसे कम वर्षा। दूसरी बात, पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा नाइट्रेट का डिपोजिशन, नाइट्रेट का जमाव अटाकामा में। और चिली जो कि सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादक है, जानते हैं चिली में एक जगह है चिक्विकमाटा। चिली में एक पॉइंट है चिक्विकमाटा, वहाँ भारी मात्रा में कॉपर भी मिलता है। यानी कॉपर नाइट्रेट के लिए जाना जाता है कौन? अटाकामा डेजर्ट और चिली। क्लियर है? समझ में आ रहा है बात? तो भाई सिंपल कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पर डेजर्ट बनता है। लेकिन जब एल नीनो चलना शुरू हो जाएगी तो इसके तुलना में ये वाला हवा ज्यादा गर्म होगी, ये वाला पानी ज्यादा गर्म होगी, तो कंडीशन उलट जाएगा। ये जो सेल है ना, ये उल्टा हो जाएगा। इस सेल का खोज किया था एक विद्वान ने जिनका नाम था वोल्कर महोदय, इसीलिए इसका नाम पड़ गया वोल्कर सेल या वॉकर सेल। क्या नाम पड़ गया इस सेल का? वॉकर सेल। यानी कि जब एल नीनो चलेगी तो इतना गर्म होगी कि इसके तुलना में वो ज्यादा गर्म होगी। तो यहाँ हवा जो बैठ रही है वो क्या होगी? उठने। यहाँ पर जो उठ रही है वो बैठने लगेगी, यहाँ जो बैठ रही तो उठने लगेगी नहीं, इससे उलट जाएगा। तो हवा जो अमेरिका से चली थी ऑस्ट्रेलिया की ओर, ऑस्ट्रेलिया में अच्छी बारिश हो रही थी, अब क्या होगा? अटाकामा मरुस्थल में अच्छी बारिश होगी। जब एल नीनो चलेगा ना तो अटाकामा मरुस्थल के लोग क्या हो जाएंगे? भले ही मछलियां मरेंगी तो जिससे मछुआरों को नुकसान होगा, लेकिन किसानों को क्या मिलेगा? फील गुड, अच्छा फील होगा। समझ में आ रहा है बात? जिस साल एल नीनो चलेगी उस साल यहाँ बरसात होगी कि नहीं होगी? क्योंकि इतनी गर्म है कि तट को गर्म हवा जो बैठ रही तो उठेगी, यहाँ पर एक पावरफुल लो प्रेशर बनेगा, और यहाँ जो उठ रही थी यहाँ बैठने लगेगी। कंपेरेटिवली यहाँ कम गर्म जल रहा है, इसलिए बैठेगी तो क्या होगा? इस सेल ही उलट जाएगा, जिससे बरसात यहाँ के बदले वहाँ होगा। और सिर्फ यही बरसात, सिर्फ यही बरसात नहीं होगा, बल्कि इंडिया वाला मानसून भी क्या हो जाएगा? प्रभावित होगा। इस पूरे इलाके में बरसात की कमी हो जाएगी, बरसात इधर सब हो जाएगा, और मानसून को पूरा प्रभावित करेगा कौन? एल नीनो जब चलेगी तब। लेकिन अटाकामा मरुस्थल के लिए बढ़िया रहता है, वहाँ बरसात हो जाता है। चलिए तो इसका भी फोटो बनाइए, फिर एल नीनो वाला फोटो ही बना दें। कुछ समझ में आ रहा है जी? सुभाष जी चलिए 2-3 दिन नाम पूछेंगे तो सबका नाम याद हो जाएगा। पुराने वाले सबका नाम याद है, नए में किसी का नाम याद नहीं है। पूरा मैटर शेयर कर दिया करूँगा, कुछ मैटर मेरे तरफ से होगा ना ग्रुप में, पीडीएफ वगैरह भेज देंगे। जैसे क्वेश्चन भेज, हम चले गए घूमने, सूर्य अपने बोर्ड पर घूम रहे हैं, हम लोग से टेस्ट लेने चले गए, कोई इसमें कंप्लेन मार रहा है, घर आ जाएगा उसको भी गंगा नदी में डुबकी लगवा ठीक है भाई, हम ले दिए टेस्ट तो जरूरी था। एक क्वेश्चन उसमें ऐसा नहीं था, 1-2 क्वेश्चन गड़बड़ छप गया था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन जो पढ़ाया उसी में से खुद बनाया था, कहीं से कॉपी नहीं था क्वेश्चन, खुद से टाइप किए थे बोल के, उसके बाद उसको वर्ड में पेस्ट करके बनाया हुआ मेरा क्वेश्चन था। टेस्ट भी यहाँ होता है चैप्टर वाइज, बीच बीच में आपको हम टेस्ट लिया करें, ठीक है? और उसमें जो टॉप करेंगे टॉपर को मिलेगा, मतलब उसको चेक कर लेते हैं, और जो टॉपर रहेगा उनको मिलेगा कुछ गिफ्ट हैम्पर, चॉकलेट नहीं, कुछ बुक वगैरह, ठीक है? आप लोग पढ़िए बढ़िया से, ताकि आप लोग भी टॉप करिए, नए बच्चे आप लोग को भी मिलेगा नहीं सेलिब्रेशन पैक, या मिलेगा सिर्फ चॉकलेट, डेयरी मिल्क, ठीक है? तो घूमना भी जरूरी है, आपके इकोनॉमिक्स के सर भी थे साथ में। आप सब लोग तैयार हो गए तो गंगा बिहार के लिए चला जाए। 600 रुपये सबका लगता है, 40 का होता है सिटिंग में, उस पर 40 में कवर देखिए तो फिर 500-550 में 600 रुपये तो भोजन
लेकिन उसमें रहेंगे तो मेरे शरीर है ना, हमारा बात तो सुनते से रहा सब रहेंगे, थोड़ा डरेगा मुझसे सब कुछ, थोड़ा सा नहीं बड़े टाइप के हैं, नहीं वो इसका एडवाइजर है डिप्टी सेक्रेटरी बोर्ड ऑफिस में, तो आप उसमें उसको आते हो तो थोड़ा बड़े हैं, ज्ञान बिल्कुल है। देखेंगे जो तैयार हो उसके 40 तो मिल ही जाए, 40 तो उसका कोई 4 समस्या मिल जाएगा कहीं नहीं, दिखा से चलना है तो घूम के वैसे दो दिन पर चक्कर लगाएगा, और नहाने का मतलब घूम के नहा भी नहीं, घूम कुछ लोग स्नान नहीं किए हैं, हम नहीं जा रहे थे, जबरदस्ती खुदवाए थे, आए हैं आइए नहा लीजिए। अच्छा है, घूमना चाहिए थोड़ा इंसान को, देखिए हमेशा रिलैक्स, प्रेशर नहीं डालना अपने ऊपर। अगर आप रूटीन से पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे ना, तो अपने ऊपर प्रेशर नहीं आना। प्रेशर इंसान पर तब आता है जब आप पढ़ते ही एकदम से एग्जाम आ गए तो क्या होगा, सारी सी बात है कि आपको प्रेशर आना है। यदि आप डेली रूटीन बना लेते हैं कि 5 महीने का वक्त असिस्टेंट डीपीएससी, इस 5 महीने में हमारा साइंस कितना दिन में होना चाहिए, ज्योग्राफी कितना दिन में होना चाहिए, करंट होना चाहिए डेली, एमसीक्यू डेली लगाना हमको है, रूटीन बना के 7 घंटे क्लास के बाद घर पे आप पढ़ लेंगे। हम लिख के देते हैं कि इस बार आप 69वीं में आपका बीपीएससी फाइनल है, सीट भी ज़्यादा 69 में मैंने सुना है 600-700 से आसपास सीट रहेगा, एसडीएम डीएसपी का सीट भी रहेगा क्योंकि इस बार था, अगली बार एसडीएम रहे तो हमें डीएसपी का सीट तो श्योर है, खूब है। तो मुझे लगता है बिहार में एसडीएम से बढ़िया हमको डीएसपी का पोस्ट है, पब्लिक पोस्ट है वो, आप हमेशा पब्लिक में रहिएगा तो ज़्यादा बेहतर, वर्दी भी है, थोड़ा लगता है तो स्मार्ट आदमी दिखता है वर्दी में, तो अच्छा है, 69वीं में सीट अच्छा है, हो गया ये। अब हम लोग आते हैं जब एल नीनो चलेगा तो क्या होगा, एल नीनो के बाद आफ्टर एल नीनो क्या होगा देखा जाए जरा, आफ्टर एल नीनो क्या होना है, देखो भाई इधर देख लो, आफ्टर एल नीनो क्या होगा, एल नीनो के चलने के बाद बाकी सेम चीज रहेगा, बस एल नीनो बात मत कीजिए सूरज जी, एल नीनो के बाद ये वाला धारा कमजोर पड़ जाएगी, क्यों, ये धारा क्या हो जाएगी कमजोर, और यहाँ से जो एल नीनो है वो कहाँ उतर जाएगी, नीचे उतर जाएगी, कितने डिग्री तक, 33 डिग्री तक, जिससे ये वाला जो तट है पेरू और चिली का ये क्या हो जाएगी गर्म, बहुत ज्यादा, पूरे प्रशांत महासागर को 3 डिग्री तक गर्म कर देता है। ये इतना गर्म जो धारा है कि सिर्फ प्रशांत महासागर में ही, इसके प्रभाव में हिंद महासागर भी काफी गर्म हो जाता है, यहाँ तक अटलांटिक तक ये प्रभाव डाल देता है, इतना भयानक गर्म हो जाती है ये। अब जब ये धारा बहुत ज्यादा गर्म है तो ये वार्म है, ये कंप्लीटली भी कम वार्म है, ये ज्यादा गर्म है, ये क्या है, ये मोर गर्म है, लिस्ट गर्म है, मान लीजिए ऐसे, ये ज्यादा गर्म, ये कम गर्म, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर क्या बनेगा, हवाएं ऊपर की ओर नीचे बैठने के बजाय कहाँ जाएंगी, गर्म है तो ऊपर की ओर जाएंगे ना जी, जिससे यहाँ पर लो प्रेशर बनेगा, ये भी गर्म है लेकिन इसके तुलना में कम गर्म है, इसलिए हवा प्रेशर के कारण नीचे यहाँ जो उठ रही थी यहाँ बैठेगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर, ऊपर में लो प्रेशर, यहाँ ऊपर में हाई प्रेशर, देख रहे हैं ना। उस समय हवा अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर चल रही थी, पर अब कहाँ जा रही है, ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका की ओर जमीन पर, तो ऑस्ट्रेलिया से अमेरिका की ओर जा रही है, तो अमेरिका में ऑस्ट्रेलिया में बरसात नहीं होगी, इस साल आटाकामा मरुस्थल में बरसात होगी, तो वॉकर सेल क्या हो गया, रिवर्स ऑफ वॉकर सेल, यानी कि वॉकर सेल का उलटना, सेल का क्या हो गया जी, उलट हो गया, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे समझ में आप लोग को आ रहा है, वॉकर सेल उलट गया, इससे ऑस्ट्रेलिया इंडिया पूरे क्षेत्र के वर्षा पर क्या होता है, नेगेटिव इंपैक्ट होता है, ये हुआ एल नीनो इफेक्ट, ठीक। ला नीनो बिल्कुल अलग चीजें बताएंगे, अच्छा नए बच्चे जो हमारे पास अभी ज्वाइन, उनमें कौन कौन ऐसा बच्चा जिसको समझ में बिल्कुल नहीं आता, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बेहतर पढ़ा रहे हैं, हमको ऐसा लगता है, लेकिन अगर आपको इसके बावजूद भी लगता है कि हम अच्छा नहीं कर रहे हैं, मतलब आपको समझ में मेरी बात नहीं है तो पूछ सकते हैं, है किसी को डाउट, इतना भी बोरिंग क्लास नहीं कि नींद आ जाए, जवाई दे रहे हैं,
कितना शानदार कहानी सुनाया आप लोगों को, हम सुना दी कहानी, एल नीनो कहानी ना। हमें क्लास में एक ही बच्चा नजर आता है जो जवाब लेता है, पकड़ा जाता है। फिर वो देखा वो नीचे सर करके उसके बाद जवाब लेता है, पता नहीं। अभी और आगे मई आने लगती है, गर्मी का महीना आएगा, घर से आप यहाँ तक चावल खाते हैं। कि बैचलर लाइफ में डीबी से ज़्यादा बनता है, दाल भात छोटा, और उसमें गांव से आया हुआ तेल में डूबा हुआ अचार, आम का अचार, और उसके बाद थोड़ा सा गांव का घी दाल में डाल हर पेट यहाँ तक खाने के बाद और फिर हो सके तो एक गिलास लस्सी भी। लैक्टिक एसिड का जमाव बिना काम किए हो जाएगा शरीर में, मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड के जमाव से थकान महसूस होता है। और दही पी लीजिएगा तो बिना काम किए ही आपके मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का जमाव होगा और आप सोए बिना रह ही नहीं सकते। नहीं, लस्सी उसे पीना हो तो सुबह पी लीजिए, नहीं तो एकदम शाम को पीजिए, ताकि दिन का समय जो है बिना नींद के लाइब्रेरी चले जाइए, दोपहर में कमरे में नींद आता है। अब लाइब्रेरी में भी तो एसी लगा रहता है, वहाँ भी लोग नहीं खाली बोलना नहीं है, ऐसे तो सो गए वहीं पर नहीं, कुछ लाइब्रेरी जाते हैं वाईफाई चलाते हैं, और फिर डाउनलोड कर लें और उसके बाद घर जाकर देखेंगे। वही बात है, आज तो हाँ दो मिनट लगा हुआ है, बढ़िया मेरा लाइव देखिएगा आप लोग, रात को लाइव आता है, देखिएगा लंबा लाइव आएगा, हो गया ना। अटाकामा मरुस्थल में कब बारिश होगा? एल नीनो के बाद, एल नीनो के बिना? एल नीनो चलेगी तब ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ेगा, इंडिया में सूखा पड़ेगा। क्लियर है? बदल दें? बन गया ना? चलिए बदल देता हूं। अब आ जाइए ला नीनो इफेक्ट। ला नीनो बस एक छोटा सा है, बड़ा नहीं है, काहे इसको छोड़ के जाएं, कंप्लीट करके ही जाएंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। छोटा चैप्टर ला नीनो, ला नीनो छोटा चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है। देखिए इसका भी संबंध वहीं से है भाई, इसका भी संबंध जो है वहीं से है। ये साउथ अमेरिका है दोस्त, और ये ऑस्ट्रेलिया है। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया 0 डिग्री, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। यहाँ पर एक हवा कौन सी चल रही थी बताओ, बताओ सभी लोग, नहीं हम बताएंगे। ट्रेड विंड, थर्मल विंड में ट्रेड विंड, व्यापारिक हवा। इसे और किस नाम से जानते थे? ईस्टर्ली, पूर्वा हवा। जो 30 से 60 चलेगी वो पछुआ हवा। अगर याद रहेगा ना, हम एयर प्रेशर और एंड विंड एक चैप्टर आपको पढ़ना है ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड में, एयर प्रेशर, बेल्ट एंड विंड, वायु दाब, पेटी और पवन। उस चैप्टर में डिटेल पढ़ाएंगे तो बताएंगे। तत्काल इतना समझिए 30 से 0 की ओर चलने वाली हवा ट्रेड विंड या पूर्वा हवा। और यहाँ पर कौन सी जलधारा? पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। यहाँ पर कौन सी जलधारा? विश्वत्रेखीय जलधारा। यहाँ कौन सी जलधारा? यूनिवर्सल। पता है तो नीचे में सब पानी मिला है तो यूनिवर्सल ड्रिफ्ट। अटलांटिको में, हिंद महासागर और अटलांटिक में भी इसका नाम यूनिवर्सल दिया जाता है। ये पूरे में चलती रहती है, आगे इस तरह से, इधर से भी आती रहती है, ऐसे ऐसे। यूनिवर्सल ड्रिफ्ट, इसी तो नाम है यूनिवर्सल, पूरी दुनिया में चलती रहती है। और यहाँ पर आप जान ही रहे हैं बच्चों, ये वाली हवा पेरू चिली करंट। क्लियर है? समझ में आ रहा है? होता क्या है ध्यान समझिएगा। कैसी जलधारा है बच्चों? कोल्ड। ये कैसी है? वार्म। एकदम दिक्कत ना है। ये भी कैसी है? वार्म। ये कैसी है? कोल्ड। आपका एक सवाल पूछ सकते थे आप, इस तरह किनारे किनारे जलधारा चला रहे हैं, बीच के पानी में क्या होता है? याद रखिए समुद्र के बीच का पानी बिल्कुल स्थिर होता है। सुनामी से लेके साइक्लोनिक इफेक्ट से लेके सब प्रकार के तूफान जो समुद्र में आता है उसको किनारे में आता है। बीच का पानी बिल्कुल शांत है। सुनामी में यदि किनारे में पड़े हुए हैं, अब भाग सकते तो शहर की तरफ मत भागे। गीदड़ की मौत आता है तो शहर की ओर भागता है, सुनामी आए तो शहर की ओर मत भागे, तो मौत श्योर है। इधर भागिए, समुद्र के बीच में भागने की कोशिश कीजिए तो आपका जीवन बच सकता है। तो भैया बीच का पानी बिल्कुल स्थायी होता है हर समुद्र में।
अटलांटिक महासागर के बीच में एक विशेष प्रकार का घास मिलता है जिसे सारगैसम घास कहते हैं। क्या बोलते हैं? सारगैसम। वो घास इतना बड़ा बड़ा रहता है कि जहाजों फंस जाता है, पानी के जहाज उस घास में फंस जाता है, उसको हटाना पड़ता है तब जहाज आगे बढ़ता है बीच पानी में। इसीलिए वो बीच के पानी को सारगैसोसी कहते हैं। मेनली वो नॉर्थ अटलांटिक में मिलता है। अगर कभी पूछे कि सारगैसोसी कहाँ, और ऑप्शन देते नॉर्थ अटलांटिक, साउथ अटलांटिक, नॉर्थ पैसिफिक, साउथ पैसिफिक, तो उत्तर क्या होगा? नॉर्थ अटलांटिक। लेकिन विद्वानों ने कहा कि हर महासागर के बीच के पानी को क्या बोल दीजिए? सारगैसो सागर। सारगैसो सागर, हर महासागर के बीच के पानी को। लेकिन अगर चारों महासागर अलग अलग ऑप्शन में देते कि सारगैसो सागर कहाँ मिलता है, तो फिर क्या सही उत्तर होगा? नॉर्थ अटलांटिक। जैसे नहीं बताया कि काउंटर करें तो सब में चलती है, लेकिन चार अलग अलग देते तो फिर साउथ पैसिफिक। अब कहीं भूलेंगे नहीं ना। तो सारगैसो घास मिलने के कारण हर महासागर के बीच के पानी को क्या बोलते हैं? सारगैसो। एक बार सवाल आया था छोटे से परीक्षा में, बड़ा सवाल आया, पता नहीं छोटे जगहों में बड़े बड़े बड़ा छोटा सा परीक्षा था, बिल्कुल छोटा सा। एसएससी सीएचएसएल, एसएससी में पेपर होता सीएचएसएल का, नहीं कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल है ना, एक होता सीजीए ग्रेजुएट लेवल, एक होता सीएचएसएल मतलब प्लस 2 लेवल का परीक्षा एसएससी लेती है। उसमें क्वेश्चन आया था, लेकिन नहीं पूछना चाहिए था, पता नहीं कौन पूछ लिया था, हम होते तो उस सवाल को वहाँ नहीं पूछ लिया कि हर बात में मुझे नहीं पूछा, मुझे कौन सा ऐसा सागर है जिसका कोई तट नहीं होता, चारों तरफ से पानी होता है। अब बताइए कि सारगैसोसी प्लस 2 में बच्चा रट की तो जाएगा, तो समझना होगा पूरे तो धारा उसको पढ़ना पड़ जाएगा। क्वेश्चन है कौन महासागर जिसका कोई तट नहीं होता, चारों तरफ पानी है, बीच में बीच वाला पानी को बोलते हैं सारगैसोसी। तट नहीं है, लड़का कंफ्यूजन में बिना तट के महासागर कैसे, कहीं ना कहीं तो किनारा होगा ही। सारगैसोसी जानने दीजिए। अब देखो ध्यान से देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा का कलर बदल देते हैं नहीं, थोड़ा सा अलग चीज में पता चला कि भी जो धैर्य है क्या, बाद में पता नहीं चलेगा। सुनिए, होता क्या है कि क्लाइमेट चेंज के कारण ये सब होता है जो चल रहा है, एल निनो हो रहा है चाहे कुछ भी हो रहा है, वो सब क्लाइमेट चेंज के कारण ही होता है। तो जब क्लाइमेट चेंज के ही कारण कभी कभी होता क्या है, कभी कभी होता क्या है कि ये जो ट्रेड विंड है ना, ये जो ट्रेड विंड ये बहुत मजबूत हो जाती है। ट्रेड विंड क्या हो जाती है? बहुत मजबूत विंड, जलधारा नहीं, ये ट्रेड विंड बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। ध्यान से देखो भाई, फोटो बन जाएगा बाद में, खींच लेना, ना हो तो जूम करके यहाँ खींच लेना। ये जरूरत है पहले इस बात को समझ जाने, क्योंकि हम जब पढ़ना शुरू किए भूगोल तो एल निनो ला निनो को सीखने में हमको 4 साल पहले पढ़ा, 4 साल के बाद से यही बात पढ़ा। 4 माजी दूसरे तो पढ़े नहीं किए, वो तो एक दिन में 1.5 घंटे की क्लास में 5 टॉपिक खत्म कर देते। जो क्लास 1.5 घंटे में लिया एल निनो नहीं, पूरा मानसून भी खत्म, उसी दिन वनस्पति भी खत्म, उसी दिन जनसंख्या भी खत्म, 1.5 घंटे में सब। जो नया बच्चा सब रोने लगता था, पैसा बर्बाद हो गया। हम पहले से भी मास्टर से पढ़े हुए थे भूगोल, प्रोफेसर आरबी सिंह पटना में पढ़ाते थे, तो नहीं पढ़ाते। उसके बाद 1-2 क्लास इलाहाबाद में ले गया था, उनका सुरेंद्र सिंह की भी क्लास करने के लिए, इसे मास्टर को पढ़ाए थे, लोकल टीचर गया में पढ़ाए थे। तो पहले से भूगोल मेरा बढ़िया था, तो हम गए तो उनका सब बात समझ जाते थे, तो हम तो नहीं रोते थे, लेकिन जो नया बच्चा तो रो देता था, कन्फर्म है। बोलते भाई तेजी से पढ़ना पड़ेगा, और कुछ तो पढ़ाते नहीं, 40-50% सिलेबस में पढ़ाते थे, अब 50% सिलेबस पढ़ाते नहीं। हमने बोला कि सर जलधारा पढ़ना था, क्वेश्चन करेक्ट पढ़ना था, ये सब हाई स्कूल की चीजें खुद पढ़ लेना, ये सब हाई स्कूल की चीजें खुद पढ़ लेना, सिलेबस में फिर कोई सर बस नहीं भूगोल, तुम प्रोफेसर नहीं पढ़ा, तुम आईएएस पढ़ा, इतना साइंस में जो रियल था उस साल जो उन्होंने
गणित में आपको सफलता दिलाने का क्या रखते हैं? शुरुआत में लगा गया तो पढ़ाई नहीं रहे, छोड़ रहे सिलेबस, बेकार हो गया सब कुछ। उस साल का जो है सब उसी में से आया। तुमको कैसे पता हो तुम समझे? उसमें यूपीएससी की कॉपी आता हो, यूपीएससी की जो रियल कॉपी था वो उनके पास चेक पर आना, तो टीम में ग्रुप में कुछ पता हो कहाँ कहाँ से आएगा इस बार। चलिए हो गया। कभी कभी हवा बहुत ज्यादा मजबूत हो जाती है। जब बहुत मजबूत होती है ना तो सुन लीजिए, इधर के पानी को खींच के इधर लेके चलिए। इधर वाला जो पानी है ना, इसको खींच के ऊपर लाते हैं। और आपको बता दें कि महासागर का ऊपर का, सुनो, महासागर का ऊपर का जो पानी होता है, ऊपर का पानी वो ज्यादा गर्म होता है। जैसे जैसे नीचे की ओर जाइएगा महासागर में ठंडा पानी बढ़ता जाएगा, पानी में ठंडक बढ़ता जाएगा। पता है ना आपको बात? महासागर के पानी में सूर्य का प्रकाश मात्र 200 मीटर तक नीचे जाता है। ये भी जीके नोट कर लीजिएगा। महासागर के पानी में सोलर रेडिएशन कहाँ तक पहुंच पाता है? 200 मीटर। लेकिन सबसे ऊपरी भाग में ज्यादा प्रभाव डालेगा सूरज का प्रकाश, अंदर जाए तो उसका प्रभाव कम हो जाएगा। तो ऊपर के पानी ज्यादा गर्म होगी नीचे के पानी की तुलना। ये क्या करेगी हवा? ऊपर के थोड़ा बड़ा जो गर्म पानी को खींच कर कहाँ लाएगी? यहाँ खींच कर इस तरफ लाएगी। पूर्वी है इसका डायरेक्शन, हवा का पूरब से पश्चिम है जी। तो खींच करके ये हवा क्या करेगी? पूरब से पश्चिम चल रही है, इधर का पानी को खींच के इस साइड लाएगी, जिससे इधर वाला पानी थोड़ा और गर्म हो जाएगा। इधर वाला पानी थोड़ा और गर्म होगा और इधर का पानी ज्यादा ठंडी हो जाएगी। इधर का पानी क्या हो जाएगी? जितनी ठंडी थी उससे भी ज्यादा ठंडी हो जाएगी। जिससे क्या होगा? यहाँ पर हवा तो बैठी रही थी और ज्यादा तेजी से बैठेगी, पानी ज्यादा ठंडी हो जाएगी। पानी जलधारा तो ठंडी थी, लेकिन पानी को इधर से ये हवा इधर खींच ली, जिससे नीचे का पानी ऊपर आ गया, जिससे और एक पानी यहाँ पर क्या हो गया? ठंडी, जिससे पहले की तुलना में इसका टेम्परेचर और नीचे कर दिए। क्लियर है? जिससे हवाएं और ज्यादा ठंडी हो गई। ठंडी होकर क्या होने लगी? बैठने लगी। तो यहाँ पर हाई प्रेशर तो पहले बनता ही था, लेकिन और पावरफुल हाई प्रेशर बनेगा। और ऊपर में क्या बनेगा? पावरफुल लो प्रेशर। और यहाँ पर हवाएं, क्योंकि यहाँ पर ठंडी हुई तो इसकी तुलना में और ज्यादा गर्म हो गया। तो क्या होगा? यहाँ हवाएं ऊपर जा रही थी, ऊपर जाती रहेगी। मतलब कि वॉकर सर्कुलेशन जो था वो उल्टेगा नहीं और मजबूत हो जाएगा तेजी से। क्योंकि जितना हाई प्रेशर था उससे ज्यादा बड़ा हाई प्रेशर बन गया ना। समझ रहे बात? क्योंकि ये हवा इस पानी को इधर खींच लिया। क्लियर है? जिस कारण से यहाँ पर पावरफुल हाई प्रेशर बना। और क्या होगा? बहुत तेजी से अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर हवा चलेगी और वॉकर सर्कुलेशन और क्या हो जाएगा? मजबूत, स्ट्रॉन्ग वॉकर सेल बन जाएगा। क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग वॉकर सेल बनेगा। ठीक है? यानी मजबूत क्या बनेगा? वॉकर सेल। और क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में जितनी बारिश होती थी उससे ज्यादा बरसात होगी ना। अब जितनी बारिश होती थी उससे ज्यादा पूरे इलाके में बरसात बढ़ जाएगा, बाढ़ जैसा कंडीशन आ जाएगा। इस प्रभाव को ही बोलते हैं ला नीनो प्रभाव। ये कोई जलधारा नहीं बल्कि क्या है? ये प्रभाव है। कैसा प्रभाव भैया? ला नीनो इफेक्ट। पूछा जाए कि ला नीनो मानसून को निगेटिव प्रभाव डालता है पॉजिटिव? पॉजिटिव। लेकिन ज्यादा पॉजिटिव डाल देगा तो बरसात ज्यादा होगा तो बाढ़ भी तो आ सकता है। और एल नीनो सुखाई बढ़ा देता है, वो तो वॉकर सेल ही उलट देता है। समझ में आया बात? कोई दिक्कत नहीं है ना? ये एल नीनो और ला नीनो की पूरी कहानी जितना समझ में आया, जितना सीख पाए, क्योंकि बीच का क्लास था फिर भी आप समझ गए। अच्छा, किसको किसको ऐसा है कंप्लीट समझ गए? कंप्लीट किसको किसको समझ में? हाथ खाइए। नया पुराना सब हाथ खाइए। समझ में आया? पूरा नहीं ऐसा तो क्या छूटा? क्या नहीं समझ में? मतलब क्या क्लियर है? कुछ जैसे उसमें था कि एक रिवर्स भी बन रहा था ना। हाँ, रिवर्स था। वॉकर सेल था, रिवर्स ऑफ वॉकर सेल है। हाँ बोलिए। और इसमें मतलब सिर्फ उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा और कुछ ऐसा बस नहीं, कुछ नहीं, बस स्ट्रॉन्ग वही चीज है, बस उसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। ये जो वॉकर सेल पहला वाला बना है इसको स्ट्रॉन्ग कर दे रहा है। जब यहाँ पे ठंडी जलधारा तो हाई प्रेशर बनता था, लेकिन अब यहाँ पर पानी को उधर खींच लिया ठंडा पानी को, तो और नीचे से ठंडा पानी आ गया, जिससे क्या हुआ? जिससे यहाँ पर पावरफुल हाई प्रेशर बना, उसको वॉकर सेल को मजबूत कर दिया। अब समझ में आया? अभी भी अधूरा है? चलिए पूछना है बात जहाँ भी समझ। इतना मेहनत जो मैंने किया इसके पिछले 5 वजह था कि नए बच्चे बैठे हैं, तुमको भी पूरी बात समझ में आ गया समझ में? हाँ
एंटी ट्रीटमेंट का रोल, एंटी ट्रीटमेंट तो उसका भी रोल नहीं था, एंटी ट्रीटमेंट का रोल है, हाँ ट्रीटमेंट का रोल रहेगा। समझ में आया? चलिए कैसा लगा क्लास आज का? चलिए मिलते हैं कल इसी जोश के साथ, इसी जुनून के साथ।